इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि ब्लेंडर के अंदर डाटा कंपैरिजन वीडियोस किस तरीके से बनाई जा सकती हैं। स्क्रैच से लेकर फाइनल रेंडर तक मैं एक एक चीज़ को डिटेल्स के साथ एक्सप्लेन करूंगा। सो अगर आप भी इसी तरह की एनिमेटेड वीडियोस बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। जब भी हम डाटा कंपैरिजन वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ होनी चाहिए वो है एक स्क्रिप्ट, एक टॉपिक होना चाहिए जिस टॉपिक पर हम वो वीडियो बनाएंगे। तो इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं जो टॉपिक यूज़ करने वाला हूँ वो है टॉप न्यूक्लियर पावर कंट्रीज़। तो मैंने ये इमेज गूगल से डाउनलोड की है, जिसके अंदर मैं कंप्लीट डिटेल्स देख सकता हूँ कि हर कंट्री क्या यहाँ पर नेम लिखा हुआ है, साथ में फ्लैग बना हुआ और एंड पर उनके नंबर ऑफ वॉर हेड्स है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम ब्लेंडर के अंदर कॉपी करेंगे। तो इसी तरीके से टॉपिक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हम गूगल से या चैट जीपीटी से कहीं से भी ये डाटा वगैरह आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो इसी के साथ मुझे फ्लैग्स की भी ज़रूरत है हाई क्वालिटी के अंदर। तो मैंने इन सब फ्लैग्स को डाउनलोड किया हुआ है जो कि हम इस वीडियो के अंदर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर इनको डाउनलोड करने के लिए सिंपल वे के अंदर यहाँ पर सर्च करना है। गूगल पर आने के बाद जैसे मुझे अगर पाकिस्तान का फ्लैग चाहिए तो मैं यहाँ पर आकर सर्च करता हूँ पाकिस्तान फ्लैग। इमेजेस के अंदर आने के बाद हमारे पास काफ़ी सारे फ्लैग्स आ जाएंगे और कोई भी फ्लैग चूज़ करना है। जैसे ये बिल्कुल मुझे सही लग रहा है तो इस पर क्लिक करता है और राइट क्लिक कर देने के बाद सेव इमेज एज, एंड यहाँ से मैं इसको सेव कर दूँगा। ठीक है, इस तरीके से कंप्लीट सेव हो जाएंगे। और पिंटरेस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्ट हम गूगल से भी सबको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब मैं आता हूँ ब्लेंडर के अंदर, और ब्लेंडर के अंदर आने के बाद मैंने कैमरा एंड लाइट को कर देना है डिलीट, और हम इस क्यूब से इसको स्टार्ट करेंगे। तो एनिमेशन कुछ इस तरीके से होगी कि जिस कंट्री के पास सबसे कम वॉर हेड्स हैं वो सबसे पहले आएगी, जो कि टॉप 10 होगी, नंबर 9 पर होगी और उसके बाद नंबर 1 पर आएगी। तो यहाँ पर ये क्यूब होगा जो कि फर्स्ट वाला होगा, और इस क्यूब का मैं थोड़ा सा इसको जेड एक्सिस में इसको स्केल करता हूँ। और उसके बाद मुझे इसके शार्प जो एजेस हैं इन सबको स्मूथ करना है। तो एडिट मोड में आने के बाद Ctrl+B प्रेस करके मैं इन सबको बेवल करता हूँ, और थोड़ा सा स्क्रॉल व्हील है उसको रोटेट कर देने के बाद हम इसके अंदर सेगमेंट्स इंक्रीज़ कर सकते हैं ताकि स्मूथ हो जाए। तो कुछ सेगमेंट इंक्रीज़ कर देने के बाद मैं शेड ऑटो स्मूथ कर दूँगा और यहाँ पर ये स्मूथ हो जाएंगे। तो यहाँ पर मुझे एक प्लेन ऐड करना है जो कि फ्लोर होगा। इसका साइज़ मैं कुछ करता हूँ, और उसके बाद अब यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ जेड एक्सिस में मूव थोड़ा सा। उसके बाद हमें इनकी कॉपी करनी है। तो पहले तो इन सब की कॉपीज़ बना लेता हूँ मैं। शिफ्ट डी प्रेस कर देने के बाद वाई एक्सिस में इसको कॉपी कर दिया, और शिफ्ट आर प्रेस कर देने के बाद इन सब की जितनी हमें कॉपी चाहिए तो इन सब को कॉपी कर लिया। तो यहाँ पर 8 यहाँ पर मेरे सामने क्यूब 008 है और ये है फर्स्ट। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 9 क्यूब हमारे पास हो चुके हैं। तो जस्ट हमें 9 क्यूब ही चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पर जो उसकी इन्फॉर्मेशन है वो यूज़ करेंगे और उसी के हिसाब से इनका साइज़ इंक्रीज़ करते जाएंगे। तो जो सबसे पहले कंट्री है वो है, मैं इस इमेज को डाउनलोड करता हूँ, और वो है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के पास है 50 वॉरहेड्स। तो मुझे जस्ट इस जगह पर टेक्स्ट की फॉर्म में लिखना है नॉर्थ कोरिया। तो टेक्स्ट को ओपन करने के लिए मैं शिफ्ट ए प्रेस करूँगा, एंड यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि टेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पर टेक्स्ट पे लिखा हुआ है। तो टेक्स्ट पे इसको मैं मूव करता हूँ जेड एक्स एक्सिस में, एंड यहाँ पर एडिट मोड में आने के बाद हम इसके अंदर इसको बैक स्पेस प्रेस करके जो एग्जैक्ट नेम है कंट्री का वो लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर नेम लिखता हूँ शिफ्ट होल्ड करके एन नॉर्थ कोरिया, और उसके बाद जेड एक्सिस में इसको मूव कर दिया, एंड इसको रोटेट कर देना है एक्स एक्सिस में, एंड अगेन इसको मैं कर देता हूँ जेड एक्सिस में रोटेट। और इसका साइज़ वगैरह मैंने इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना है इस बॉक्स के हिसाब से। और मैं इसके अंदर यहाँ पर इसके है डाटा जो कि इस टेक्स्ट का कंप्लीट डाटा है। तो यहाँ पर ऑप्शन है जियोमेट्री का, जिसके अंदर हम इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सट्रूड करता हूँ, जी प्रेस करके एक्स प्रेस करके इसको मैं ले आया हूँ एक्स एक्सिस में, और यहाँ पर हमने इसको कर दिया है वाई एक्सिस में थोड़ा सा मूव, बिल्कुल सेंटर में ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ही जस्ट इसको मैंने बहुत ज़्यादा एक्सट्रूड नहीं करना, या अगर ज़्यादा एक्सट्रूड हो भी गया है तो हम इसको एक्स एक्सिस में इसके साथ अंदर की तरफ कर देंगे। और इसी के साथ मैं दोबारा इसको शिफ्ट डी प्रेस करके कॉपी करूँगा एंड जेड एक्सिस में ले जाऊँगा, और यहाँ पर एडिट मोड में आने के बाद दोबारा यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको 50।
जो कि 50 नंबर ऑफ वॉर हेड्स हैं। तो हम इसको कर देते हैं सेंटर में। बिल्कुल साइज़ मैं थोड़ा सा इसका इंक्रीज़ करता हूँ नंबर्स का, और ये बिल्कुल आ जाएगा सेंटर में। और यहाँ पर मैं 3 प्रेस करके इसकी राइट साइड पे आ जाऊँगा, तो यहाँ पर मैं एग्जैक्टली इसका देख सकता हूँ कि सेंटर में है या नहीं। तो ये बिल्कुल तकरीबन सेंटर में आ चुका है। और उसके बाद मुझे इसी तरीके से नेक्स्ट कंट्रीज़ के लिए ये चूज़ करनी है। तो इसी वे में जस्ट मुझे इन दोनों को कॉपी करना है और शिफ्ट डी प्रेस करके वाई एक्सिस में आ जाता हूँ दोबारा, और ये होगी अगली कंट्री। तो मुझे इसका साइज़ थोड़ा सा अब इंक्रीज़ करना है। नेक्स्ट कंट्री है इसराइल। इसराइल के पास है 90 वॉरहेड्स। तो जस्ट हम इसको जो 50 है इसको 90 कर देंगे। ये हो गया 90। और अब थोड़ा सा जब इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा तो इस बॉक्स को मैं आता हूँ एडिट मोड के अंदर, Z प्रेस करके वायर फ्रेम में आऊँगा, और यहाँ पर जो इसके टॉप वर्टिसेस हैं उन सबको सेलेक्ट कर देने के बाद Z एक्सिस में थोड़ा सा इसको मैं कर देता हूँ मूव, और दोबारा मैं आता हूँ सॉलिड मोड के अंदर। और अब इसी तरीके से इन सब को भी हमने टॉप पर रखना है जो टेक्स्ट है इन दोनों को। तो इसको मैं कर देता हूँ Z एक्सिस में मूव एंड वाई एक्सिस में बिल्कुल सेंटर के अंदर। यहाँ पर 90 सेंटर में नहीं है तो मैं इसको मज़ीद इस जगह पर सेंटर कर देता हूँ। और हमारे पास जो अब ये कंट्री है वो है इसराइल। तो यहाँ पर मैं इसराइल कर दूँगा ISRAEL, एंड इसको वाई एक्सिस पे मैंने कर दिया है मूव। और इसका साइज़ हम थोड़ा सा मज़ीद इंक्रीज़ कर देते हैं एंड सेट ओरिजिन टू जियोमेट्री, इसका सेंटर बन जाएगा। और अब यहाँ पर ये हो गया सेट। इसी तरीके से मुझे अब नेक्स्ट क्यूब को सेट करना है। इस क्यूब पर आता हूँ और वायर फ्रेम में आने के बाद मैंने इसको इससे मज़ीद लेकर ऊपर जाना है, और जो कि इसके कंट्रीज़ के हिसाब से जो इनका डिस्टेंस है उसी के हिसाब से हम इनका साइज़ भी चेंज करेंगे। तो जैसे अब यहाँ पर 50-90 का डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर 90 एंड 170 का डिफरेंस ज़्यादा है। तो इसी वजह से हम इसका डिफरेंस कुछ ज़्यादा करेंगे, जैसे ये इतना सा डिफरेंस है। और इसी के लिए मैं यहाँ से इसको करता हूँ कॉपी इसराइल एंड 90, एंड शिफ्ट डी प्रेस कर देने के बाद वाई एक्सिस में मूव कर दिया, और इसको ले आते हैं हम इस जगह पर। यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ पाकिस्तान, और वाई एक्सिस में मूव कर देने के बाद इसको हमने कर दिया सेंटर में। और जो कि इसकी है नंबर है वॉर हेड्स के 170, तो हम यहाँ पर इनको कर देते हैं 170। ओके, नेक्स्ट जो कि है वो है शायद इंडिया। इंडिया के पास है 180 वॉर हेड्स। तो यहाँ पर मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा इसके डिस्टेंस रखूँगा, डिफरेंस होगा जो Z एक्सिस में मूव किया और थोड़ा सा डिफरेंस हुआ इसके साथ। दोबारा सॉलिड मोड में आने के बाद मैं यही पाकिस्तान एंड 170 को कॉपी करूँगा। ये टेक्स्ट को कॉपी कर देने के बाद अब यहाँ पर आते हैं हम Z एक्सिस में मूव कर दिया इसको, और Y एक्सिस में यहाँ पर आ गए सेंटर में। और यहाँ से मैंने अब इसको कर देना है इंडिया, एंड इसको कर दिया है Y एक्सिस में मूव, और इसका डिफरेंस हम नॉर्मल रखेंगे। एंड इधर से हम इसको 170 से 180 कर देते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट कंट्री। यहाँ पर मुझे अगेन इसको एडिट मोड में लेकर आना है, और वायर फ्रेम में आने के बाद अब यहाँ पर दोबारा इसका डिफरेंस देखते हैं कि 170 से 180 के बाद 225 इसका डिफरेंस है। तो 225 कुछ ज़्यादा भी नहीं है, तकरीबन इतना सा इसको होना चाहिए, एक नॉर्मल एस्टिमेट मेरा है जो। इसके बाद मैं आता हूँ इंडिया, और 180 जो है इसको कॉपी कर देने के बाद शिफ्ट डी एंड वाई एक्सिस में चले जाना है इसके सेंटर में, और दोबारा इसको मैं ले आता हूँ Z एक्सिस में मूव कर देने के बाद। और इधर से हम यूज़ करेंगे यूनाइटेड किंगडम है, तो मैंने जस्ट यहाँ पर UK लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म। और इस कंट्री के पास हैं 225 वॉर हेड्स। अब मैंने इसको कर दिया है सेंटर में, और इसका साइज़ हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया। इसके बाद आती है नेक्स्ट कंट्री। तो इसी के लिए मैं दोबारा इसको आता हूँ एडिट मोड में लेकर, और टॉप वर्टिसेस को सेलेक्ट कर देने के बाद
अब हम Z एक्सिस में इसको मूव करते हैं और दोबारा अब हम देखते हैं 290 फ्रांस है 290, तो इसको भी हम थोड़ा सा डिफरेंस करेंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं, और ये तकरीबन ठीक है। इन दोनों को कॉपी किया टेक्स्ट को, शिफ्ट डी प्रेस कर देने के बाद वाई एक्सिस में आ जाने के बाद अब इसको टॉप पे ले जाना है। टॉप पे ले जाने के बाद वाई एक्सिस में इसको मैं दोबारा लेकर आया हूँ और इसके अंदर मुझे यहाँ पर इस टेक्स्ट को चेंज करना है फ्रांस जी। वाई एक्सिस में मूव कर देने के बाद इसका साइज़ हम थोड़ा सा कम करेंगे और यहाँ पर हमने इसको कर देना है 290। इसके बाद नेक्स्ट कंट्री, दोबारा इस क्यूब को सेलेक्ट किया वाई फ्रेम आने के बाद मुझे इसको Z एक्सिस में मूव करना है अगेन, और अब यहाँ पर हम डिफरेंस देखते हैं 290 के बाद 600, ये काफ़ी सारा डिस्टेंस है, तो 600 है चाइना के पास। तो अब यहाँ पर हम इसको काफ़ी सारा डिस्टेंस रखते हैं, तकरीबन जब 290 था तो तकरीबन इतना डिस्टेंस, तकरीबन इससे भी ज़्यादा होना चाहिए। तो एस्टिमेट हम यहाँ पर इतना ज़्यादा भी नहीं करते, तो ये तकरीबन ठीक है। और फ्रांस और 290 जो टेक्स्ट चाहिए वाला, इसको मैं कॉपी करूँगा, शिफ्ट डी प्रेस करके वाई एक्सिस में ले जाना है और अब इसको हम ले जाते हैं Z एक्सिस में। तो Z एक्सिस में लेकर आने के बाद यहाँ पर मैं आया हूँ और इसके बाद मुझे इसको कर देना है चाइना। एंड इस कंट्री के पास हैं 605 वॉरहेड्स। ओके, इसके बाद हम आते हैं इसकी नेक्स्ट कंट्री। नेक्स्ट कंट्री है 5277 USA के पास। तो ये तो काफ़ी सारा डिस्टेंस है, तो इसका काफ़ी साइज़ इंक्रीज़ होना चाहिए, तो इस वजह से हम इन दोनों का साइज़ में कुछ डिफरेंस लेकर आते हैं। इसको बहुत ज़्यादा नहीं करना, तो मैं जस्ट इसको थोड़ा सा मूव करता हूँ Z एक्सिस में और यही टेक्स्ट मैं नीचे ले आता हूँ और इसका डिस्टेंस तकरीबन ज़्यादा होना चाहिए। $5277 वॉरहेड्स हैं, तो मुझे यही टेक्स्ट दोबारा कॉपी करना है और इसको ले जाना है टॉप पर। टॉप पर लेकर आने के बाद हम यहाँ पर इसको कर देते हैं USA, शॉर्ट फॉर्म ही लिख देते हैं USA, एंड 600 से 5277 में भी। ओके, 3 प्रेस करके मैं फ्रंट से आता हूँ और यहाँ से मैं देखता हूँ कि सेंटर में है या नहीं। तो ये सेंटर में है, तो इसी वे में ये अब हमारे पास है लास्ट बॉक्स है, इसको स्टार्ट किया, इसके टॉप वर्टिसेस को, और इसको मैंने मज़ीद कर दिया मूव, एंड ये है रशिया। तो इन दोनों का आपस में जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ से इसका डिफरेंस ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा सा ही होगा डिफरेंस। और अब यहाँ पर मुझे दोबारा इस टेक्स्ट को कॉपी करना है USA, एंड नंबर वाला टेक्स्ट शिफ्ट डी प्रेस कर देने के बाद मैं इसको ले आता हूँ Y एक्सिस में, नंबर 3 प्रेस करके, नम पैड वाला नंबर 3 जो है वो प्रेस करके मैं इसकी राइट साइड पर आ गया हूँ, ताकि मैं इसको एग्जैक्ट देख सकूँ एक साइड एंगल से। तो USA एंड इसको मैं ले आता हूँ ऊपर, ये हो गई इसकी टॉप, और हम यहाँ से इसको कर देते हैं रशिया। जी प्रेस करके Y एक्सिस हमने चूज़ किया और इस कंट्री के पास हैं 5449, तो जस्ट 449 हम इसको चेंज करेंगे और इसका साइज़ मैंने थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया। सॉलिड मोड में आकर हम इसको प्रॉपर देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर एक और चीज़ जो है वो है, अब हमने इस पर अप्लाई करना है मटेरियल्स। तो मटेरियल्स अप्लाई करने के लिए मैं आता हूँ मटेरियल मोड में। मटेरियल मोड में आने के बाद हम इसका मटेरियल अप्लाई करते हैं। मटेरियल मोड के अंदर आना है और यहाँ पर एक न्यू मटेरियल बनाना है, जो कि एक मटेरियल बना हुआ है ऑलरेडी। तो मुझे बेस कलर से इसको थोड़ा सा डार्क करना है और हम इसको मेटालिक को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं, तो तकरीबन ये सही लग रहा है। तो जस्ट हम यही यूज़ करते हैं और यही होगा बॉक्स का कलर। तो मैं यहाँ पर इसका नेम चेंज कर सकता हूँ, जो कि हमारे पास क्यूब है, तो हम ये हैं क्यूब वाले। तो ये सब के सब आप इसमें कॉपी हो गए हैं।
मटेरियल्स, क्योंकि यहाँ पर एक ही मटेरियल इन सब पर अप्लाई था, तो ये इसी वजह से ये सब हो गया है। आप इसमें जो है उसके बाद अब मुझे क्या करना है कि इन सब के कलर चेंज करने हैं। तो ये इसका कलर तकरीबन ठीक ही है। अब हमारा जो मेन काम है वो है सिमुलेशन, जो कि यहाँ पर हमने फ्लैग्स को यूज़ करना है। तो फ्लैग बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्लेन ऐड करता हूँ, मैश के अंदर आना और एक प्लेन ऐड करना है। तो प्लेन को ऐड कर देने के बाद मैं करता हूँ इसको Z एक्सिस में मूव, और Z एक्सिस में मूव कर देने के बाद अब मैं दोबारा सॉलिड मोड में आता हूँ, क्योंकि अभी हमें मटेरियल की ज़रूरत नहीं है। अभी एक फ्लैग बनाना है, उसकी सिमुलेशन होगी, उसके बाद जब बेक कर लेंगे तब हम इस पर टेक्स्ट अप्लाई करेंगे, टेक्सचर अप्लाई करेंगे। तो S एंड Y प्रेस करके मैंने इसको Y एक्सिस में थोड़ा सा स्केल कर लिया है, और उसके बाद मैं अब इसको करता हूँ रोटेट X एक्सिस में, Y एक्सिस में रोटेट करना है 90 डिग्री पर, एंड इसको कर दिया Z एक्सिस में मूव, और यहाँ से अभी भी हम इसको थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं। तो यहीं से मैं जस्ट एक ही फ्लैग बनाऊंगा और फिर बाद में इन सब को कॉपी कर दूंगा, जैसे हमने टेक्स्ट को किया, बॉक्सेस को किया। तो यहाँ पर Z एक्सिस में इसको मैं थोड़ा सा मूव करता हूँ, और इसी के लिए मैं यहाँ पर ऐड करूँगा एक पोल यूज़ करूँगा मैं सिलेंडर के साथ। एक सिलेंडर ऐड किया, और यहाँ से इस सिलेंडर को हमने Z एक्सिस में मूव कर दिया, स्केल कर दिए एंड आल्सो मूव कर दिया, और इसी के हिसाब से इस फ्लैग का जो प्लेन है इसी के हिसाब से हम इसको एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर इसका साइज़ अभी भी ज़्यादा लग रहा है, तो ये तकरीबन ठीक है। और जो इसकी लोअर साइड है वो बहुत ज़्यादा अंदर नहीं होनी चाहिए। तो सॉलिड मोड में आने के बाद मैं यहाँ पर ये तकरीबन इसका साइज़ वगैरह एडजस्ट कर दिया हमने। वाई एक्सिस में इसको थोड़ा सा मूव करता हूँ, और शेड ऑटो स्मूथ हम इसको कर देते हैं एंगल के हिसाब से। और उसके बाद अब हमने इसकी सिमुलेशन करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक कर देने के बाद सबसे पहले एडिट मोड में आना है, और उसके बाद राइट क्लिक करना है सब डिवाइड करने के लिए। तो हम यहाँ पर सब डिवाइड करेंगे, लूप कट्स वगैरह ऐड करेंगे, जो कि हमने सिमुलेशन करनी है। तो सिमुलेशन करने के लिए हमारे पास लूप कट होना चाहिए, क्योंकि ये होगा फ्लैग क्लॉथ होगा। तो क्लॉथ के लिए मुझे यहाँ पर लूप कट्स ऐड करने हैं। तो कंट्रोल R प्रेस करूँगा लूप कट के लिए, और ये एक सेंटर में लूप कट ऐड हो गया ऑटोमेटिकली। और मुझे इनको तकरीबन 20 लूप कट्स इस साइड पर ऐड करने हैं, और लूप कट्स दोबारा कंट्रोल R प्रेस करूँगा। कंट्रोल R इसका शॉर्टकट है, और हम यहाँ से डायरेक्टली भी लूप कट्स इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, जो कि ये आइकन है इसका लूप कट का। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, और इसके बाद यहाँ पर इसके सेंटर में ऑटोमेटिकली जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसके सेंटर में लूप कट ऐड होगा। तो यहाँ पर ऐड हुआ लूप कट, और उसके बाद मैं इसके नंबर्स कर देता हूँ 32। तो यहाँ पर मैंने इनको कर लिया है, वर्टिसेस वगैरह मैंने इनके अंदर ऐड कर लिए हैं। देन मुझे इसको अब सिमुलेट करना है। तो सिमुलेट करने के लिए मैं आऊँगा फिज़िक्स के अंदर। सबसे पहले तो यह है कि हमने यहाँ पर इस फ्लैग को इसके साथ अटैच करना है। तो इस वजह से हमें यहाँ पर इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो वो असाइन करने होंगे। तो ये जो इसके वर्टिसेस हैं कंप्लीट, इन सब वर्टिसेस को मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। सब वर्टिसेस को सिलेक्ट कर देने के बाद अब आते हैं डाटा के अंदर। डाटा के अंदर आने के बाद वर्टेक्स ग्रुप्स हैं। तो वर्टेक्स ग्रुप्स के अंदर मैं इस पर क्लिक करता हूँ प्लस पर, और यहाँ पर मैं इसका नेम चेंज करूँगा पिन, कुछ भी हम इसका चेंज कर सकते हैं, और असाइन कर दिया। असाइन कर देने के बाद मैं अब आता हूँ सिमुलेशन में, फिज़िक्स प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्लॉथ सिमुलेशन के अंदर आने के बाद मैंने इस पर क्लिक किया, कुछ सेटिंग्स ओपन हुई हैं, और इसके अंदर आना है शेप के अंदर। तो शेप के अंदर मैंने जो ग्रुप बनाया है इस जगह पर वर्टेक्स ग्रुप बनाया है, वही ग्रुप हम शेप के अंदर इस जगह पर अगर ओपन करेंगे, पिन ग्रुप है, पिन ग्रुप यहाँ पर मैं इसको पिन कर देता हूँ। और उसके बाद कोलिजन के अंदर आने के बाद हम इसको सेल्फ कोलिजन कर देते हैं। उसके बाद मैं इस एनिमेशन को प्ले करता हूँ, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सिमुलेशन सही तरीके से हो रही है। लेकिन अब यहाँ पर कुछ हवा की भी ज़रूरत है। एक तरफ से हवा होनी चाहिए जो कि इसको बिल्कुल नेचुरल तरीके से, एक रियलिस्टिक तरीके से इसको सिमुलेट करे। तो सबसे पहले तो मुझे इस पर सब डिवीजन सरफेस ऐड करना है, ताकि ये स्मूथ हो। जब मैं इसको प्ले कर रहा हूँ तो इसकी जो क्लॉथ है वो बिल्कुल स्मूथ नहीं है। तो इसको स्मूथ करने के लिए मुझे इस पर अप्लाई करना है राइट क्लिक, शेड ऑटो स्मूथ। और उसके बाद अगर हम मज़ीद इसको स्मूथ करना चाहते हैं तो इस पर हम सब डिवीजन सरफेस ऐड करेंगे। तो मैं इस पर सब डिवीजन सरफेस भी ऐड कर देता हूँ, और इनकी वैल्यूज़ मैं 2 कर देता हूँ तकरीबन। इसकी वैल्यू 2 तकरीबन ठीक है।
और उसके बाद हम इसको प्ले करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब फ्लैग नीचे की तरफ आ रहा है तो इसके साथ भी ये कोलाइड सही तरीके से नहीं हो रहा। तो इसके लिए मुझे इसको सेलेक्ट करना है, इस सिलेंडर को जो कि पोल है, और इस पर मैं अप्लाई कर देता हूँ कोलिजन। तो उसके बाद यहाँ पर भी इसके साथ ही सही तरीके से कोलाइड होगा, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक पावर होगी, स्ट्रेंथ होगी, हवा होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर ये सिमुलेट सही तरीके से ऊपर की तरफ ही होगा। तो अगर हम इसको नहीं भी करें तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ जाए तो हम यहाँ पर कोलिजन जब ऐड करेंगे तो ये प्रॉपर इसके साथ कोलाइड करेगा। उसके बाद अब मुझे क्या करना है, ऐड में यहाँ पर फोर्स फील्ड का ऑप्शन है, फोर्स फील्ड के अंदर मैं यूज़ करूँगा विंड। तो यहाँ पर विंड पे जब क्लिक करूँगा तो यहाँ पर विंड के अंदर इस जगह पर जैसे इसका आइकन बना हुआ है, एरो बना हुआ है जेड एक्सिस में, तो इसका मतलब ये है कि जो इसकी हवा होगी वो ऊपर जेड एक्सिस में है। तो मुझे इसको जस्ट रोटेट करना है -90 डिग्री में, जी प्रेस करके वाई एक्स प्रेस करता हूँ और इसको मैं सेट कर लेता हूँ इस पोजीशन पर। और उसके बाद मैं जब इसको प्ले करूँगा तो यहाँ पर इसकी सेटिंग है, ये है इसकी फ़िज़िक्स और ये है इसकी स्ट्रेंथ जो कि 1 है। तो 1 के अंदर तो इसकी कोई पावर नहीं होगी, तो मुझे यहाँ पर इसकी पावर को इंक्रीज़ करना है। तो इसको मैं तकरीबन 10,000 करता हूँ और उसके बाद मैं इसको चेक करूँगा कि ये कैसे है, ये ठीक है, सेट है या नहीं। तो अगर हम इसको चेंज करने की ज़रूरत पड़े तो हम इसको चेंज कर देंगे, लेकिन ये मुझे काफ़ी बेटर लग रही है तो इस वजह से हम इसको चेंज नहीं करेंगे। देन हमने अब हमारा जो लास्ट काम है कि जब हमारी सिमुलेशन हो गई फाइनल, उसके बाद हमने जो लास्ट काम करना है वो है बेक। ये ऑप्शन है कैश का। इस पर आने के बाद अगर हम 250 फ्रेम्स की एनिमेशन बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ कर लेता हूँ। अगर एनिमेशन की ड्यूरेशन ज़्यादा है तो 300 हम इसको कर लेते हैं। 300 यहाँ से मैं चूज़ करता हूँ 300 और उसके बाद मैं इसको कर दूँगा बेक। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ बेक पर और अब ये हो जाएगी बेक। तो बेक करने से क्या होगा कि जो एनिमेशन है वो एक सिस्टम के साथ सेव हो जाएगी। तो इसका लोड अब जो दोबारा मैं इसको प्ले करूँगा तो इसका लोड अब सिस्टम पर नहीं पड़ रहा और मैं इनको कॉपी कर सकता हूँ बहुत ईजीली तरीके से। तो अब जो कि अब ये बेक हो चुकी है तो अब हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है। इस जो कि मैंने स्ट्रेंथ यूज़ की थी, जस्ट मुझे इनकी एनिमेशन करनी थी फ्लैग की, तो इस वजह से अब हम इसको भी डिलीट कर देंगे। तो अब प्रॉपर तरीके से वो सिमुलेशन होती रहेगी। तो हमने यहाँ पर एक फ्लैग की सिमुलेशन कर लिया है और इसको बेक भी कर लिया है। तो अब हमने इसको कॉपी करना है बाकी सब बॉक्सेस के ऊपर, बाकी कंट्रीज़ के लिए। तो यहाँ पर जो इजी सबसे मेथड है, जो कि एक सिंपल है, करेक्ट मेथड है, वो ये है कि हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे एक फॉर्मेट में। उसकी वजह ये है कि अगर हम इसको डायरेक्टली कॉपी करते हैं, शिफ्ट डी प्रेस करके मैं कॉपी करता हूँ, तो इसकी सिमुलेशन दोबारा स्टार्ट से होगी। क्योंकि यहाँ पर मैंने जब इसको कॉपी किया तो इसके लिए मुझे अलहदा इसको दोबारा बेक करना होगा, वो स्ट्रेंथ यूज़ करनी होगी विंड। तो अगर मैं इसको यहाँ पर Alt+D के साथ भी मैं इसको मूव करूँ तो यहाँ पर वो सिमुलेशन नहीं होगी, इसका डाटा अब इसमें लिंक नहीं होगा। तो जिस वजह से यहाँ पर अगर हमें सेपरेट करते हैं एक एक फ्लैग की सिमुलेशन तो ये काफ़ी हैवी हो जाएगा सीन, ये प्रोजेक्ट पर काफ़ी लोड पड़ेगा पीसी पर भी। तो जिस वजह से अब हमने एक इजी मेथड जो है, करेक्ट मेथड है कि अगर हम मल्टीपल फ्लैग्स यूज़ कर रहे हैं और सिमुलेशन यूज़ करना चाहते हैं तो प्रॉपर तरीके से एक ही फ्लैग की कॉपी को हम यूज़ कर सकें। तो जस्ट एक ही फ्लैग की सिमुलेशन है वो सब पर कॉपी होगी। तो उसके लिए जो मैं मेथड यूज़ करूँगा वो है, फाइल पर आना है, इस फ्लैग को सिलेक्ट करना है, फाइल पर आना है और एक्सपोर्ट करना है। और एक्सपोर्ट करेंगे हम, ये है ABC जिसका लास्ट शॉट है एलेम्बिक, इस पर क्लिक करना है और मैं ये चूज़ करूँगा सिलेक्शन ओनली। और इसको मैं म्यूज़िक के अंदर कहीं पर भी मैं इसको कर लेता हूँ। तो मैंने फ्लैग यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका नेम फ्लैग है, तो इसको एक्सपोर्ट करेंगे और ये कंप्लीट जो कि इसकी सिमुलेशन है वो एक्सपोर्ट हो जाएगी। और जब मैं दोबारा इसको इंपोर्ट करूँगा तो तब मैं इसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना सकता हूँ। तो फाइल पर आता हूँ और इंपोर्ट करता हूँ दोबारा। तो यही जो फॉर्मेट है हमने इसको दोबारा इंपोर्ट करना है और पिक्चर्स के अंदर, म्यूज़िक के अंदर इस फ्लैग को मैंने ओपन करना है और ये फ्लैग इसी जगह पर आ गया है। और इसके बाद मैं जब इसको प्ले करता हूँ तो अब हम देख सकते हैं कि ना तो ज़्यादा पीसी पर लोड पड़ रहा है और अब ये सिमुलेशन प्रॉपर तरीके से हो रही है और मैं जितनी भी चाहूँ कॉपीज़ इन सब की बना सकता हूँ। तो जस्ट मुझे अब यहाँ पर क्या करना है कि मुझे इस फ्लैग को सेलेक्ट किए रखना है और इसके साथ इस पोल को सेलेक्ट करना है और 3 प्रेस कर देने के बाद अब मैं आता हूँ राइट साइड से, जो कि ये वैसे एक राइट साइड है लेकिन अगर इनके हिसाब से, बॉक्सेस के हिसाब से देखें तो ये फ्रंट साइड है। तो 3 प्रेस करके समझे कि मैं फ्रंट साइड से आया हूँ और शिफ्ट डी प्रेस करूँगा।
शिफ्ट डी प्रेस कर देने के बाद जब ये कॉपी हो जाएंगे तो मैं इनको मूव कर दूंगा वाई एक्सिस में, और नेक्स्ट कंट्री पर, जहाँ पर नेक्स्ट कंट्री है इसराइल, जहाँ पर 90 इसके और हेड्स हैं, तो मैंने इसको इसकी एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुँचा देना है। इसी तरीके से हम सब कंट्रीज़ पर इन सब फ्लैग्स को और साथ इनके जो पोल्स हैं, फ्लैग पोल, इनको कॉपी कर देंगे। दोनों को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और जस्ट शिफ्ट डी प्रेस करके इन सब को कॉपी कर रहा हूँ, और इनकी एग्जैक्ट लोकेशन जहाँ पर इनको वहाँ पर पहुँचना चाहिए वहाँ पर हम इसको लोकेट कर रहे हैं। अगेन शिफ्ट डी प्रेस किया और मैंने यहाँ पर इसको कर दिया फ्रांस, और यहाँ पर मैं इसको इस जगह पर इसका बॉटम एरिया देख रहा हूँ कि इसको किस जगह पर इसकी जेड एक्सिस में इसको सेट कहाँ पर करना है। और अगेन शिफ्ट डी प्रेस किया, वाई एक्सिस में मूव कर देने के बाद मैंने इसको मूव कर दिया अगेन जेड एक्सिस में। इसी तरीके से शिफ्ट डी प्रेस किया और दोबारा हम आते हैं नेक्स्ट, जो कि सेकंड लास्ट कंट्री है यूएसए, एंड अब हम आते हैं लास्ट कंट्री पर जो कि है रशिया नंबर 1, और मैंने इस जगह पर इसको लोकेट कर दिया। उसके बाद मैं जब एनिमेशन को प्ले करता हूं तो मैं देख सकता हूं कि इसकी सिमुलेशन प्रॉपर तरीके से हो रही है। हमने जस्ट एक फ्लैग को बेक किया था, उसकी सिमुलेशन की थी, फिर बाकी हमने सबको एक दफ़ा एक्सपोर्ट किया LMP के अंदर, और उसके बाद दोबारा इंपोर्ट किया जब, तो वो एनिमेशन को दोबारा हमको बेक नहीं करना पड़ेगा, ना ही वहाँ पर हमको दोबारा उनको सेटिंग वगैरह एडजस्ट करनी पड़ेगी। जस्ट एक ही की सेटिंग, इस फ्लैग की सेटिंग हमने सब पर अप्लाई की है। तो इसी तरीके के साथ हम मल्टीपल फ्लैग्स की सिमुलेशन कर सकते हैं। अगर इससे भी ज़्यादा फ्लैग्स यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर जस्ट हमने 9 फ्लैग्स यूज़ किए हैं, तो हो सकता है कि हमें कुछ वीडियोस के अंदर 30 to 40 भी यूज़ करने पड़ें। तो यही एग्जैक्ट जो सही तरीका है वो यही यूज़ किया जाएगा। तो हमने सब फ्लैग्स को कॉपी कर लिया है इनकी एग्जैक्ट लोकेशंस पर। तो अब हमने जो काम करना है वो है, नेक्स्ट स्टेप जो है वो है मटेरियल्स अप्लाई करना, इन पर टेक्सचरिंग करना। तो मैं आता हूँ मटेरियल प्रीव्यू के अंदर, और जस्ट हमने फ्लैग्स के टेक्सचर अप्लाई करने हैं और इनके साथ जो पोल्स बने हुए हैं इनके टेक्सचर अप्लाई करने हैं। तो मैं एक पोल को सेलेक्ट करता हूँ, फर्स्ट वाले को, जो कि ये सिलेंडर है इस जगह पर। तो मैं इस जगह पर न्यू मटेरियल बनाता हूँ और यहाँ पर एक बेसिक कलर हम इसको दे देते हैं, ब्राउन टाइप कुछ, और इसको मैंने कुछ डार्क कर दिया है। इसके बाद मैं क्या करूँगा कि यही कलर मुझे बाकी सब पोल्स पर अप्लाई करना है। तो जस्ट बाकी सब पोल्स को सिलेक्ट कर लिया आउटलाइनर के अंदर से, एंड ग्लास के अंदर इस सिलेंडर को सेलेक्ट करता हूँ शिफ्ट होल्ड करके। नाउ मैं क्लिक करूँगा प्लस माइनस, एंड नीचे वाला जो इसका ऑप्शन है साइन जो बना हुआ है एरो बॉटम की तरफ, उस पर क्लिक कर देने के बाद कॉपी मटेरियल टू सिलेक्टेड कर दूँगा। तो इसके बाद ये क्या होगा कि जो भी मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए हुए थे उन सब पर ये मटेरियल कॉपी हो जाएगा। तो जस्ट हमने एक पर ही अप्लाई किया और उसके बाद बाकी सब पर अप्लाई कर दिया। तो अब हम अप्लाई करते हैं इन पर फ्लैग्स। तो सबसे पहले मुझे फ्लैग्स अप्लाई करने के लिए आना है शेडिंग में। शेडिंग में आने के बाद मैं प्रॉपर तरीके से शेडिंग पैनल के अंदर आकर इन पर टेक्सचरिंग कर पाऊँगा। तो शेडिंग पे आने के बाद यहाँ पर एक न्यू मटेरियल बनाते हैं, और न्यू मटेरियल बनाने के बाद अब हम देख सकते हैं कि जो ये फर्स्ट कंट्री है वो है नॉर्थ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया के टेक्सचर अप्लाई कर देने के लिए मुझे फ्लैग्स ओपन करने हैं और नॉर्थ कोरिया का टेक्सचर अप्लाई करना है। तो जस्ट नॉर्थ कोरिया वाला टेक्सचर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा शेडिंग के अंदर, और कलर को बेस कलर के साथ कनेक्ट कर दूंगा। तो बेस कलर के साथ कनेक्ट कर देने के बाद हम इस पर देख सकते हैं कि टेक्सचर तो अप्लाई हो गया है, लेकिन ये टेक्सचर प्रॉपर सेट नहीं है। इसकी जो यूवी एडिटिंग है, जो मैपिंग है, वो सेट नहीं है। तो इस बॉक्स के अंदर हम प्रॉपर टेक्सचर देख सकेंगे। जैसे इस जगह पर ये टेक्सचर होगा वैसे ही हमें इस जगह पर भी शो होगा। तो इस वजह से हम यहाँ पर देखकर इसकी जो यूवी एडिटिंग है वो सेट करेंगे, मैपिंग सेट करेंगे। तो मैपिंग सेट करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा नोट चाहिए जो मैपिंग वाले होंगे। तो उन नोट्स को ओपन करने के लिए हमें क्या करना होगा कि एक एड ऑन है नोट ट्रायंगुलर। तो नोट ट्रायंगुलर एड ऑन है, इसको मैं ओपन करता हूँ, यहाँ से इनेबल करता हूँ। सर्च कर देने के बाद ये एड ऑन आ जाएगा इस जगह पर, और उसके बाद ये इनेबल हो गया। तो जब मैं इसको नोड को सेलेक्ट करूँगा एंड फिर मैं इसको प्रेस करूँगा कंट्रोल टी प्रेस कर देने के बाद यहाँ पर मैपिंग एंड टेक्सचर कोऑर्डिनेट जो नोड है वो आप इसमें कनेक्ट है वेक्टर के साथ। तो जस्ट मुझे यहाँ पर क्या करना है कि जेड एक्सिस में इसकी जो रोटेशन है वो करनी है, क्योंकि इसको हमने रोटेट करना है। बाकी तो टेक्सचर तो अप्लाई है लेकिन ये इसकी रोटेशन सेट नहीं है। तो जस्ट हमने इसकी रोटेशन को सेट करना है। तो जिस वजह से मैं जेड एक्सिस के अंदर इसको रोटेट करूँगा 90 डिग्री के अंदर। तो 90 डिग्री के अंदर रोटेट कर देने के बाद ये सेट नहीं हुआ,
90 डिग्री के अंदर रोटेट कर देने के बाद ये जो स्टार है वो होना चाहिए इस तरफ। तो जस्ट हम क्या करेंगे कि -90 नेगेटिव साइन ऐड कर देंगे इसके अंदर, तो ये इसकी जो मैपिंग है वो सेट हो जाएगी। तो इसी तरीके से अब मैं आता हूँ नेक्स्ट मटेरियल पर, नेक्स्ट फ्लैग पर, वो है इज़राइल। तो हम इज़राइल का फ्लैग ऐड करेंगे इस जगह पर, और इज़राइल का फ्लैग है ड्रैग एंड ड्रॉप किया मैंने इस जगह पर। इज़राइल कलर के साथ बेस कलर कनेक्ट कर दिया और अगेन Ctrl+T प्रेस किया इस नोट को सिलेक्ट कर देने के बाद, और दोबारा मैं इसको अब यहाँ पर प्रेस करता हूँ 90। तो 90 डिग्री प्रेस कर देने के बाद अब ये सेट हो गया है। इसके बाद हम आते हैं पाकिस्तान फ्लैग पर। तो पाकिस्तान का टेक्सचर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप किया, कलर के साथ कर दिया बेस कलर के साथ कनेक्ट, दोबारा Ctrl+T प्रेस कर देने के बाद मैं यहाँ पर -90 डिग्री में इसको सेट कर देता हूँ। इसी वे में हम आते हैं इंडिया पर, और इसी तरीके से बिल्कुल हमने सब टेक्सचर्स अप्लाई करने हैं फ्लैग्स के। और यहाँ पर मैंने इसका अप्लाई किया, लेकिन यहाँ पर इसको जो इसकी ग्रीन लाइन है ये इस तरीके से इसको आना चाहिए जैसे हमें यहाँ पर शो हो रहा है। तो मैं दोबारा Ctrl+T प्रेस करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको रोटेट करता हूँ, तो मैं -90 डिग्री में रोटेट करके इसको सेट कर लेता हूँ। इसी तरीके से नेक्स्ट कंट्री पर आते हैं यूके। यूके के लिए मुझे यूके का टेक्सचर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है शेडिंग के अंदर, कलर के साथ कर दिया बेस कलर कनेक्ट, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसके जो मैपिंग है वो सेट है तकरीबन, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आती है फ्रांस की बारी। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे फ्रांस को। तो ये है फ्रांस का टेक्सचर। तो फ्रांस का टेक्सचर कनेक्ट कर देंगे बेस कलर के साथ, और अगेन Ctrl+T प्रेस कर दिया मैंने इस नोट को सेलेक्ट कर देने के बाद, एंड यहाँ पर Z एक्सिस में मैं इसको करता हूँ 90। तो 90 के अंदर हम देख सकते हैं कि ये जो इसकी ब्लू एरिया है वो आ गया है इस साइड पर। तो हमने जस्ट यहाँ पर -90 करना, तो ये सेट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं चाइना पर। तो चाइना का जो टेक्सचर है वो अप्लाई करना है, कनेक्ट करना है कलर को बेस कलर के साथ, और शिफ्ट Ctrl+T प्रेस करेंगे यहाँ पर, और हम यहाँ पर इसको भी -90 के अंदर कर देंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री के अंदर तो है वैसे ही, लेकिन जस्ट इसकी जो लोकेशन है वो चेंज होनी चाहिए, जो ये स्टार्स हैं वो इस तरफ होने चाहिए। तो जस्ट -90 में करूँगा तो इसको सेट कर लूँगा इसी तरीके से। ऐसे ही हम आते हैं यूएसए पर। यूएसए का टेक्सचर हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, कलर को कर दिया बेस कलर के साथ कनेक्ट, एंड अगेन इसकी मैपिंग सेट करनी है, और इसको मैं कर देता हूँ 90 डिग्री के अंदर, लेकिन मुझे यहाँ पर -90 करना है। तो -90 नेगेटिव साइन ऐड कर देने के बाद अब यहाँ पर इसकी प्रॉपर मैपिंग हो गई सेट। इसी वे में अब हम आ गए हैं लास्ट जो कंट्री है वो है रशिया। तो रशिया का टेक्सचर हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया ब्लेंडर के अंदर शेडिंग के अंदर, और इसी वे के अंदर दोबारा Ctrl+T प्रेस कर देने के बाद मैं यहाँ पर इसको सेट करूँगा। तो यहाँ पर 90 प्रेस कर देने के बाद मैं इस जगह पर देख सकता हूँ कि इसका जो रेड एरिया है वो ऊपर है, लेकिन यहाँ पर इसको नीचे होना चाहिए। तो जस्ट नेगेटिव साइन ऐड करेंगे और ये सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने सब कंट्रीज़ के फ्लैग्स के टेक्सचर हमने अप्लाई कर लिए हैं। और अब हम नेक्स्ट काम जो करते हैं वो है, ये दोनों वाइट कलर हैं तो इनका एक कलर चेंज होना चाहिए। और यहाँ पर मेरे ख्याल से यहाँ पर हम आई थिंक ये लेते हैं येलो कलर। तो न्यू करने के बाद मैं यहाँ पर इसको कुछ येलो कर देता हूँ और मेटालिक को इंक्रीज़ कर देता हूँ थोड़ा सा। तो हम यहाँ पर इसको मेटालिक यूज़ करेंगे, थोड़ा सा मेटालिक और येलो कलर होगा। तो थोड़ा सा मज़ीद इसको मैं कंप्लीट येलो कर देता हूँ। इसके बाद मुझे क्या करना है कि जैसे मुझे इन पोल्स के टेक्सचर अप्लाई किए थे, कॉपी किए थे, इसी तरीके से मैं इनके भी सिलेक्ट करूँगा। तो पहले तो मैं इस 50 को सिलेक्ट करता हूँ और आउटलाइनर के अंदर देखता हूँ कि कौन सी एरिया है। तो ये है टेक्स्ट 001 एंड टेक्स्ट 002 जब सेलेक्ट करूँगा तो वो होगा कंट्री का नेम है, और टेक्स्ट 003 है वो है नंबर वाले। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि एक गैप है, जो एक एक गैप करके हम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो हम सब नंबर्स वाले सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसी तरीके से मैं एक एक गैप करके सबको सेलेक्ट करूँगा, लेकिन यहाँ पर मैं शिफ्ट यूज़ नहीं करूँगा, मैं कंट्रोल यूज़ करूँगा। क्योंकि जब हम शिफ्ट यूज़ करते हैं तो शिफ्ट के दरमियान में जितने भी सब आते हैं सब के सब आउटलाइनर के अंदर वो सब सेलेक्ट हो जाते हैं टेक्स्ट। तो मुझे कंट्रोल यूज़ करना है, तो कंट्रोल के साथ मैं जो भी सिलेक्ट करूँगा जस्ट वही सिलेक्ट होगा। तो एक एक गैप करके मुझे एक एक टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर मैंने लास्ट के अंदर ये सब सेलेक्ट कर लिया और मैं मूव करके देखता हूँ कि ये क्या वही नंबर्स वाले हैं। ठीक है, ये सब नंबर्स वाले ही हैं। और लास्ट के अंदर हम क्या करेंगे कि ये 50 जो है, क्योंकि हमने यही मटेरियल कॉपी करना है उन सब पर, तो शिफ्ट होल्ड करके मैं इस पर सेलेक्ट करता हूँ और मटेरियल जो कॉपी मटेरियल टू सिलेक्टेड, तो सब पर सिलेक्टेड पर हो जाएगा कॉपी।
तो यहाँ पर हमने इन सब पर टेक्सचर्स जो हैं, मटेरियल्स वगैरह भी कॉपी कर लिए। तो अब दोबारा मैं इस सिमुलेशन को प्ले करता हूँ तो प्रॉपर तरीके से अब काफ़ी हद तक ये एनिमेशन काफ़ी अच्छी बन गई है। इसके बाद अब हम जो कि फ्लोर है इस पर अप्लाई करते हैं टेक्सचर। तो अप्लाई कर देने के लिए मैं ब्लेंडर किट का यूज़ करूँगा। ब्लेंडर किट के अंदर फाइंड मटेरियल्स साइड के अंदर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ टाइल्स। तो मेरे ख्याल से टाइल्स ही सही लग रहेंगी इस पर, तो हम टाइल्स कोई भी चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर सर्च कर देने के बाद मेरे पास काफ़ी सारी टाइल्स आ गई हैं। तो इनमें से कोई भी टाइल वाला टेक्सचर हम चूज़ करेंगे और इस फ्लोर पर अप्लाई कर देंगे। तो जैसे ये वाला टेक्सचर है तो मैं सेलेक्ट किया हुआ मैंने ऑलरेडी प्लान को, जस्ट इस पर क्लिक करूँगा और उसके बाद ये कुछ MB का होता है तो ये डाउनलोड हो गया उसी टाइम। तो ये टेक्सचर इस पर अप्लाई हो गए हैं, लेकिन मुझे अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि टेक्सचर का जो साइज़ है वो काफ़ी कम है। तो इनको हमने थोड़ा सा बड़ा करना है। तो शेडिंग के अंदर आने के बाद यहाँ पर मैं इन सब का साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो ये स्केल है, हमने पहले रोटेशन की थी, अब हम मुझे इसको स्केल करना है। तो तीनों को सेलेक्ट कर देने के बाद मैं यहाँ पर इसको करता हूँ 4, जो कि हमने स्केल इंक्रीज़ करना है तो हमने यहाँ पर इनको कम करना है। तो कुछ 0.1 करके चेक करते हैं। तो 0.1 करके मैंने यहाँ पर सेट किया तो ये तकरीबन सही लग रहा है टेक्सचर। तो हम यही टेक्सचर इसको यूज़ करते हैं और उसके बाद हम इसकी कैमरा एनिमेशन करेंगे। तो अक्सर वीडियोस के अंदर देखा गया कि जो डाटा कंपैरिजन वीडियोस होती हैं, फ्लैग सिमुलेशन हो रही है, कैमरा एनिमेशन हो रही है, लेकिन बैकग्राउंड है तो बैकग्राउंड पर वहाँ पर बिल्डिंग्स टाइप सिटी बने होते हैं, लो पोली होते हैं, लेकिन वो बैकग्राउंड बिल्कुल खाली नहीं होता। तो मैं वो भी बना लेता हूँ क्योंकि एक डिटेल्ड वीडियो है। तो इसके अंदर हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि वो वीडियो जो बैकग्राउंड है वो कैसे बनेगा। तो मैंने जस्ट एक प्लेन ऐड करना है। प्लेन ऐड कर देने के बाद हम यहाँ पर एक बैकग्राउंड इसी के लिए बनाएंगे। स्केल कर लेता हूँ इस प्लेन को और यहाँ पर हम इसके लिए पार्टिकल सिस्टम्स को यूज़ करेंगे। तो स्केल वाई एक्सिस में मैंने इसको स्केल कर लिया और उसके बाद अब यहाँ पर मुझे लो पॉली बिल्डिंग्स ही बनानी है, तो जस्ट वो सिंपल क्यूब ही होते हैं। तो यहाँ पर मैंने राइट क्लिक करके कर्सर ले आया हूँ। तो कर्सर की वजह से ये होगा कि मैं जो भी चीज़ें ऐड करूँगा वो उसी कर्सर पर ही आएगी। तो मैं इधर एक कर्सर ऐड कर लिया है और सॉलिड मोड में आने के बाद मैं यहाँ पर इसको कुछ रैंडम इसकी मैं शेप्स देता हूँ, 2-3 जो हैं। यहाँ पर एक मैंने साइज़ ज़्यादा कर लिया, एक को कॉपी कर देने के बाद मैंने उसको थोड़ा सा छोटा कर दिया है और एक को दोबारा मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं मज़ीद लंबा कर देता हूँ Z एक्सिस में। मज़ीद एक क्यूब को कॉपी किया और उसका साइज़ ही हम बड़ा कर देंगे हर तरफ Z एक्सिस में, Y एक्सिस में। तो इस तरीके से हमने कुछ कॉपीज़ बनाई हैं इसकी। ओके, जस्ट हम 4 ही यहाँ पर इस क्यूब्स को यूज़ करेंगे और इनके बाद इन सबको सेलेक्ट कर देने के बाद मैं प्रेस करता हूँ एम प्रेस कर देने के होगा क्या कि यहाँ पर कलेक्शन बन जाएगा। एम प्रेस किया, न्यू कलेक्शन आया और मैं इनको नेम दे देता हूँ बिल्डिंग्स का, क्योंकि ये बिल्डिंग्स ही हम यूज़ करने वाले हैं बिल्डिंग्स के लिए। तो अब हम इस प्लेन पर इन सब बिल्डिंग्स को अप्लाई करेंगे, यहाँ पर मल्टीपल कॉपीज़ बनाएंगे। तो इसके लिए हमें यूज़ करना होगा पार्टिकल सिस्टम। पार्टिकल्स के अंदर आने के बाद पार्टिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर प्लस पे क्लिक करूँगा और हेयर्स पे आ जाता हूँ। हेयर्स पर आने के बाद हम यहाँ पर जो कि कलेक्शन बनाया है उस कलेक्शन को हमने यहाँ पर अप्लाई करना है, ओपन करना है। रेंडर के अंदर क्लिक कर देने के बाद पाथ पर क्लिक करूँगा। पाथ से मैं कलेक्शन कर दूँगा क्योंकि हमने कलेक्शन बनाया है इसका। तो कलेक्शन से बिल्डिंग्स वाला कलेक्शन मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। तो कलेक्शन ओपन हो गया, लेकिन हम यहाँ देख सकते हैं कि बिल्डिंग्स की जो रोटेशन है वो सही नहीं है। ये इनके एंगल बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए जहाँ जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो इसी तरीके से ओपन करने के लिए मुझे यहाँ पर कुछ सेटिंग करनी होगी। तो अगर मैं इस जगह पर क्लिक करूँ ऑब्जेक्ट रोटेशन, तो इसके साथ ये होगा कि मैं जैसे ही ये कलेक्शन वाले बॉक्सेस को रोटेट करूँगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर रोटेशन होगी। तो मुझे जस्ट ये करना है कि बिल्डिंग्स का कलेक्शन सेलेक्ट करना है और यहाँ पर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर देने के बाद मैं जैसे ही इनको रोटेट करता हूँ वाई एक्सिस में तो ये रोटेट हो गए हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है कि ये बिल्कुल सेंटर में आए हुए हैं। इनकी हाफ जो साइड है वो ऊपर है, हाफ साइड Z एक्सिस में नीचे है, बॉटम और टॉप पर है। तो हम चाहते हैं कि बिल्कुल फ्लोर के साथ ऊपर की तरफ ही अलाइन हो, नीचे बिल्कुल भी ना हो। तो ये प्रॉब्लम जो हो रही है वो है कि इसका जो सेंटर पॉइंट है, जो ये येलो डॉट देख रहे हैं, ये है इसका ओरिजिन पॉइंट। तो जस्ट हमें ये ओरिजिन पॉइंट इसका चेंज करना होगा। तो ये ऑटोमेटिकली ये बिल्कुल फ्लोर के साथ सेट हो जाएगा। तो जैसे ही मैं इस
क्यूब को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और शिफ्ट जो एडिट मोड में आया हूँ और मैं जी प्रेस करके इसको मूव करता हूँ वाई एक्सिस में, सॉरी एक्स में। जब मैं इसको मूव करूँगा तो मैं देख सकता हूँ कि जैसे ही मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल इस फ्लोर के बिल्कुल ऊपर आ गए हैं। तो इसी वे के मुझे बाकियों को भी मूव करना है एक्स एक्सिस में, और बिल्कुल ही इसकी एग्जैक्ट सेंटर में लास्ट में होना चाहिए, ना ज़्यादा बाहर और ना ही ज़्यादा अंदर। अगर मैं इसको मज़ीद ज़्यादा बाहर लेकर आता हूँ तो वहाँ से जो बिल्डिंग्स हैं वो भी बाहर की तरफ आ जाएंगी। इस वजह से हमने ज़्यादा नहीं करना, बिल्कुल एंड पर ही लेकर आना है। तो यहाँ पर मैंने इन सब को सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद इन सब बिल्डिंग्स को सिलेक्ट कर देने के बाद हम इसको कर देते हैं जेड एक्सिस में मूव, क्योंकि यहाँ पर जब हम कैमरा एनिमेशन करेंगे तो जस्ट हमें ये बिल्डिंग्स ही नज़र आनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पर मैंने इसको ओपन कर लिया है और उसके बाद हम देख सकते हैं कि ये बिल्डिंग्स हैं लेकिन इनका साइज़ काफ़ी कम है। तो मुझे इनके अंदर कुछ चेंजिंग करनी है, स्केल करना हो इनको। स्केल रेंडोमाइज करूँगा मैं इसको, ये कुछ स्केल किसी का साइज़ बड़ा होगा किसी का कम होगा, तो इसके साथ ये होता है। और यहाँ पर मैं इनके नंबर्स चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर 1000 नंबर्स हैं इनके, तो 500 कर सकते हैं, जितने भी हमें चाहिए उतने नंबर कर सकते हैं। इनकी लेंथ हम इंक्रीज़ कर सकते हैं और यहाँ पर इसके सीट चेंज कर सकते हैं कि हर जगह पर हर सीट चेंज पर इनकी लोकेशन रैंडम होगी, चेंज होती रहेगी। तो जैसे बेटर लगे वो ठीक है। और मज़ीद इसको स्केल करना है तो स्केल कर लेता हूँ मज़ीद मैं कुछ हद तक, और उसके बाद यहाँ पर ये तकरीबन सही लग रहा है। तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि इन पर मटेरियल भी अप्लाई करना है। तो मटेरियल अप्लाई कर देने के लिए जब मैं मटेरियल प्रीव्यू के अंदर आता हूँ तो मैं देख सकता हूँ कि इन पर कोई भी मटेरियल अप्लाई नहीं है, क्योंकि हमने इन क्यूब्स पर कोई मटेरियल अप्लाई नहीं किया। तो इन पर पहले कोई मटेरियल अप्लाई करेंगे। तो मैं इनको थोड़ा सा डार्क करता हूँ और यहाँ पर इसको हम कुछ मेटालिक भी कर देते हैं। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि बाकी सब बिल्डिंग्स को सिलेक्ट किया और लास्ट के अंदर इसको सेलेक्ट कर दिया और कॉपी मटेरियल टू सेलेक्टेड कर दिया। तो ये इस जगह पर ये मैं सब पर अप्लाई हो गया मटेरियल। और जो फ्लोर है उस फ्लोर पर भी अप्लाई करना है, तो इसी तरीके से फ्लोर पर भी मैंने अप्लाई कर दिया टेक्सचर। तो इस तरीके से यहाँ पर ये टेक्सचर इसके अप्लाई हो गए हैं। अब हमारा जो काम है वो है एनिमेशन का। एनिमेशन तो सॉरी होगी, अब हमारा काम है कैमरा एनिमेशन का, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर हमने किसी भी टाइप की एनिमेशन बना लिया लेकिन अगर कैमरा एनिमेशन नहीं की तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आउटपुट हमें जो मिलेगा वो कैमरा एनिमेशन के ज़रिए ही मिलेगा। इस वजह से अब हमने मेन काम जो है लास्ट में वो है कैमरा एनिमेशन करना। तो कैमरा ऐड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, जस्ट शिफ्ट ए प्रेस करूँगा और उसके बाद मैं ऐड कर लेता हूँ कैमरा। तो कैमरा उस जगह पर ऐड हो गया जहाँ पर कर्सर है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कैमरा इसी व्यू से ही ओपन हो। तो मैं जस्ट कुछ शॉर्टकट यूज़ करूँगा, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस नंपैड 0। तो जब मैं ये शॉर्टकट प्रेस करूँगा तो जहाँ जिस व्यू से मैं देख रहा हूँ इसी व्यू पर ये कैमरा मेरे पास ओपन हो जाएगा। और तकरीबन इसकी फोकल लेंथ को हम थोड़ा सा डिक्रीज़ करते हैं, 45 तक रखते हैं, और इसी व्यू से ये एनिमेशन स्टार्ट होगी। तो इसके साथ हमने एक और ऑब्जेक्ट ऐड करना है जो है एम्प्टी, जो कि रेंडर मोड में नज़र नहीं आएगा लेकिन हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो प्लेन एक्सिस मैंने ऐड किया है एम्प्टी के अंदर से, और ये प्लेन एक्सिस हमारे लिए ट्रैकिंग के लिए यूज़ होगा कि कैमरा इसी पर फोकस रखेगा। तो जस्ट इसके लिए मुझे क्या करना होगा, कैमरा सेलेक्ट करना है। कैमरा इस बिल्डिंग्स के कलेक्शन के अंदर है तो मुझे इस कलेक्शन से बाहर करना है इसको, और इस एम्प्टी को भी बाहर करना है। तो कैमरा सेलेक्ट कर देने के बाद मैं आता हूँ कॉन्स्टेंट्स के अंदर, ऐड ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंट पे क्लिक कर देने के बाद मैं ट्रैक टू पे क्लिक करूँगा और इस टारगेट के अंदर से मैं चूज़ कर लूँगा एम्प्टी। तो मैं आई ड्रॉपर भी यूज़ कर सकता हूँ, वरना मैं यहाँ पर जस्ट ई प्रेस करके एम्प्टी भी यूज़ कर सकता हूँ। तो एम्प्टी आ गया इस जगह पर। मैं अब जब इसको मैं मूव कर रहा हूँ, कहीं पर भी मूव कर रहा हूँ, तो जो कैमरा देखेगा कैमरे की नज़र सिर्फ इसी व्यू के अंदर ही होगी। तो अब हम दोनों चीज़ें हमारी रेडी हो गई हैं। अब हमने करनी है एनिमेशन। तो एनिमेशन करने के लिए मैं वर्क स्पेस को चेंज करूँगा। यहाँ पर एनिमेशन वाला वर्क स्पेस हम यूज़ करेंगे। लेआउट में हम जस्ट कर रहे थे मॉडलिंग वगैरह, टेक्सचरिंग वगैरह हम कर रहे थे, लेकिन अब हमने एनिमेशन करनी है तो वर्क स्पेस हम एनिमेशन ओपन करेंगे। इसके अंदर ये होगा कि हम एक तरफ से कैमरा व्यू देखेंगे कि कैमरे के अंदर हम क्या कुछ नज़र आ रहा है, और एक तरफ से हम लेआउट ही समझें ये वाला होगा जिसके अंदर मैं इस कैमरा की मूवमेंट करूँगा, इस प्लेन एक्सिस की मूवमेंट वगैरह करूँगा। तो अब हमने यहाँ पर क्या करना है कि इस प्लेन एक्सिस की एनिमेशन करनी है। तो एनिमेशन करने के लिए मैंने इसको कुछ सेंटर में रखा है और कैमरा से मैं देख रहा हूँ कि इसका व्यू कैसे, कैमरा भी नज़र आना चाहिए, फ्लैग भी नज़र आना चाहिए,
नॉर्थ कोरिया 50 सब कुछ जो भी टेक्स्ट इसके अंदर लिखा हुआ सब कुछ इसमें आना चाहिए। और तब भी अगर ये ज़्यादा नज़दीक है तो हम इसको पीछे कर लेंगे एक्स एक्सिस में, या हम इसकी फोकल लेंथ डिक्रीज़ कर लेंगे। तो फोकल लेंथ ज़्यादा नहीं करनी डिक्रीज़, कुछ 10 या 15 तक हमने करनी है। तो 45 मैंने जस्ट 45 की है मैंने। तो अब यहाँ पर मुझे क्या करना है कि इस प्लेन एक्सिस की एनिमेशन करनी है। तो अब आते हैं ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ के अंदर, और हम यहाँ पर लोकेशन एक्स वाई जेड इन सब की की-फ्रेम लगा देंगे, क्योंकि हमें इसको जेड एक्सिस में मूव करना है और हमने इसको वाई में भी करना है। तो एक्स में ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने तीनों पर की-फ्रेम लगा दी हैं। और एनिमेशन होगी इसकी स्टार्ट 1 से, की-फ्रेम 1 है, यहाँ से इसको स्टार्ट होना चाहिए। और मैं अब क्या करूँगा कि यहाँ पर 1 से 50 तक हम इसको चेंज करेंगे नेक्स्ट फ्लैग पर। तो जी प्रेस कर देने के बाद मैं आता हूँ नेक्स्ट फ्लैग पर। 50 नहीं बल्कि हम कर देते हैं इसको 60, क्योंकि हमारे पास 300 फ्रेम्स हैं, लेकिन जो कि हमारे पास एनिमेशन है वो कुछ ज़्यादा लंबी ड्यूरेशन ज़्यादा होगी। तो जस्ट ये एक ट्यूटोरियल है, तो हम कोशिश करेंगे कुछ फ्लैग्स को कवर करें। अगर हम सबको कवर करते हैं तो उसके लिए हमारे पास ये फ्रेम्स ज़्यादा होने चाहिए। तो इस वजह से अगर हम फ्रेम्स के अंदर कवर करेंगे तो इनका डिस्टेंस कम होना का, की फ्रेम का डिस्टेंस कम होगा तो एनिमेशन फास्ट होगी, तो जिस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम बनेगी। तो हम एक मुकम्मल एक रेंडर करेंगे। तो जी प्रेस कर देने के बाद मैंने 60 का मैंने डिस्टेंस किया यहाँ पर, और की फ्रेम्स अप्लाई कर दिए। तो यहाँ पर इस जगह पर मैं आया हूँ 60 पर। 60 पर आने के बाद अब हम आते हैं 120 पर। 60 के बाद मैं आ गया हूँ 120 पर। 120 के बाद मैं इस जगह पर इसको मूव करता हूँ अगेन नेक्स्ट कंट्री पर, जो कि है इस जगह पर पाकिस्तान। तो मैं इसको ले जाता हूँ पाकिस्तान पर, जेड एक्सिस में मूव कर दिया, और इसको हम तकरीबन सेंटर में रखेंगे। और यहाँ पर भी मैंने की फ्रेम ऐड कर दिए। तो 60 पर भी हमने कोशिश करनी है कि ये जो है प्लेन एक्सिस है ये सेंटर में हो, ताकि कैमरा नीचे वाले भी एरिया कवर करे और फ्लैग को भी कवर करे। तो मुझे उसी फ्रेम पर ही रहकर इसको अपडेट करना है की फ्रेम को। तो जस्ट जेड एक्सिस को हमने की फ्रेम को अपडेट कर लिया है। 120 पर आए हैं, अब दोबारा हम आते हैं 180 पर। 180 पर आने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इसको पाकिस्तान से हम नेक्स्ट कंट्री पर जाते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि नेक्स्ट कंट्री इंडिया, यहाँ पर मैं आ गया हूँ। और 180 पर आने के बाद मैं दोबारा इन की फ्रेम्स को अपडेट करता हूँ। और 180 के बाद दोबारा मैं आता हूँ, जो कि 60 डिस्टेंस होना चाहिए, तो 240 तक हम जाएंगे। 240 के बाद हम आते हैं अब नेक्स्ट कंट्री, जो कि है यूके। तो यूके पर आने के बाद मैं यहाँ पर यूके पर आ गया हूँ, और उसके बाद इस जगह पर XYZ यहाँ पर मैंने इसको लोकेट कर लिया है। और उसके बाद जस्ट हम यही यूज़ करेंगे, और इनका डिस्टेंस है वो हम इंक्रीज़ कर देंगे। जस्ट यही बिल्डिंग्स को हम कवर करेंगे। तो मैं सबको सेलेक्ट कर देने के बाद यहाँ पर मैं 300 से कुछ 280 तक मैं इन सबको मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ, और इनका की फ्रेम जो डिस्टेंस है वो हो गया है इक्वल। उसके बाद अब मुझे क्या करना है कि कैमरा को एनिमेट करना है। तो कैमरा को एनिमेट करने के लिए मैं कैमरा की फ्रेम ऐड करूँगा, और उसके बाद मैं आता हूँ एग्जैक्ट 70 पर, जो कि उसका प्लेन एक्सिस एम्प्टी का है लोकेशन। और उसके बाद मैं आ गया हूँ इसराइल, इस तरफ वाई एक्सिस में मूव कर दिया इसको, और दोबारा हमने इसके की फ्रेम लगा दिए। इसी तरीके से हम नेक्स्ट पर की करते हैं, और नेक्स्ट से हम जाएंगे 140 पर। 140 से हम अब इसको जेड एक्सिस में भी मूव करेंगे, एंड दोबारा इसको वाई एक्सिस में मूव करेंगे हम। और यहाँ पर थोड़ा सा मज़ीद जेड एक्सिस में इसको मैं मूव करता हूँ, और दोबारा इन पर की फ्रेम लगा दूँगा। इसी तरीके से मैं दोबारा प्लेन एक्सिस को मूव करूँगा नेक्स्ट फ्रेम पर, ये है 210। तो इसी तरीके से मैं 210 पर ही रहकर इसको मज़ीद जेड एक्सिस में लेकर आऊँगा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर इनका साइज़ जो हाइट है वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनके अंदर। तो इस वजह से हम यहाँ पर इसको ले आए हैं और दोबारा की फ्रेम ऐड करेंगे। 210 के बाद अब मैं आता हूँ नेक्स्ट कंट्री पर, और उस प्लेन एक्सिस को मैं सेलेक्ट करता हूँ। और 280 है, तो इस की फ्रेम को मैं उसी जगह पर ले जाऊँगा यूके। और यहाँ पर मैंने इसको 225 पर थोड़ा सा ऊपर भी कर दिया है। यहाँ पर मैं कैमरा को सेलेक्ट कर देख रहा हूँ, और यहाँ पर इसका व्यू चेक कर रहा हूँ। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर फ्लैग सही तरीके से इसके अंदर कैमरा के अंदर कवर नहीं हो रहा। तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस प्लेन एक्सिस को सेलेक्ट करना है, और उसके बाद मैं इसको मूव कर दूँगा जेड एक्सिस में, और इसका जेड वाला जो है वो मैं की फ्रेम जो अपडेट कर दूँगा। तो
अब यहाँ पर ये बिल्कुल प्रॉपर सेट हो गया और अब मैं इस एनिमेशन को प्ले करता हूँ एक बिग स्क्रीन के अंदर आकर। तो अब हम इसको देख सकते हैं कि ये प्रॉपर तरीके से इनकी एनिमेशन हो रही है। अब ये प्लेन एक्सिस को यूज़ करने का मकसद यही था कि ये हर कंट्री पर हम इसको लेकर जा सकें, वरना डायरेक्ट एक सीधी एनिमेशन होनी थी। तो इसका फोकस जहाँ पर हम चाहेंगे वहीं पर ही रहेगा। और अगर हम इसके दरमियान में कुछ डिस्टेंस रखना चाहें कि यहाँ पर कैमरा आकर कुछ कंट्री पर आकर रुके कुछ सेकंड के लिए, तो हम जस्ट ये कर सकते हैं कि शिफ्ट डी प्रेस करके हम इनको कॉपी करेंगे और यहाँ पर कुछ देर फ्लैग रुका रहेगा, जो कि कैमरा रुका रहेगा। हम जस्ट कर रहे हैं प्लेन एक्सिस की मूवमेंट, जो कि इसकी रोटेशन मैंने रुकी है मूवमेंट। तो यहाँ पर कैमरा इस जगह पर रुका, उसके बाद कैमरा इस जगह पर आएगा और प्लेन एक्सिस की मूवमेंट को दोबारा हम 10 फ्रेम्स तक हम यहाँ पर रोकेंगे। उसके बाद दोबारा नेक्स्ट कंट्री पर, और यहाँ पर दोबारा मैं इसको कुछ सेकंड्स तक यहाँ पर रोकता हूँ। और यहाँ पर भी एनिमेशन कुछ फास्ट लग रही है। और एंड पर आने के बाद 280 से मैं इसको एंड तक ले आता हूँ 300 तक। तो ये हो गई है एनिमेशन हमारी। तो अगर मैंने 300 तक किया है, तो अगर हम इस एनिमेशन को कंप्लीट करना चाहें तो जस्ट यही करेंगे कि इस की फ्रेम्स को हम इंक्रीज़ करेंगे। और उसी तरीके से जैसे मैंने पीछे से इन सबको किया, तो जैसे अब ये है यूके पर है, तो इसके नेक्स्ट 70 फ्रेम के बाद ये चला जाएगा फ्रांस के ऊपर। फ्रांस के बाद ये 70 फ्रेम के बाद चाइना पर चला जाएगा। फिर उसके बाद उसी वे में जैसे मैंने कैमरा को एनिमेट किया, तो कैमरा को भी हम उसी तरीके से एनिमेट करते जाएंगे। लेकिन अब हम यहाँ पर 300 फ्रेम्स की एनिमेशन क्रिएट कर रहे हैं। तो एक स्मूथ एनिमेशन के लिए हमारे पास टाइम जो कि है 300 फ्रेम है, और हम यूज़ करेंगे 30 FPS। तो स्मूथ एनिमेशन के लिए हमारे पास ये फ्रेम्स ठीक हैं, और स्पीड हमने एडजस्ट रखनी है एक स्मूथ। तो जिस वजह से हमने यहाँ पर इन फ्लैग्स को ही कवर किया है। तो मैंने यहाँ पर एक एनिमेशन यहाँ पर क्रिएट कर लिया है, जिसके अंदर हम फ्लैग्स वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पर जो टेक्स्ट वगैरह यूज़ हो रहा है वो सब कुछ इसके अंदर कवर हो रहा है। उसके बाद अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर लाइटनिंग ऐड करनी है। तो लाइटनिंग ऐड करने के लिए मैं यहाँ ओपन करूँगा रेंडर मोड में आता हूँ। रेंडर मोड में आने के बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि HDRI भी ऐड कर सकते हैं, या हम N प्रेस कर देने के बाद मैं एक एड ऑन यूज़ करता हूँ जिसका नाम है एटमॉस्फेयर। तो ऐड एटमॉस्फेयर पे क्लिक कर देने के बाद जब मैं इस पर क्लिक करूँगा, और उसके बाद यहाँ पर एड ऑन एक्टिवेट हो जाएगा और मेरे पास यहाँ पर कुछ सेटिंग्स ओपन होंगी। तो यहाँ पर ये एड ऑन एक्टिवेट हो गया, लेकिन ये बिल्डिंग्स के अंदर ये इसका जो कलेक्शन है वो बिल्डिंग्स के पार्ट बन गया। तो मुझे यहाँ से इसको सेपरेट करना है, और उसके बाद मुझे सन की यहाँ पर कुछ इसके प्रीसेट्स हैं। हम प्रीसेट्स वगैरह भी इसके चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अपनी मर्ज़ी से हम जो कि इन्वायरमेंट कंप्लीट लाइटनिंग बनाकर एक कंप्लीट प्रीसेट को सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ अर्थ 1 2 3 के कुछ बने हुए हैं प्रीसेट। यहाँ पर मार्स का भी है, तो हम ख़ुद का बनाकर भी हम यहाँ पर सेव कर सकते हैं। तो जैसे मैं अर्थ 1 यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं सन पर आता हूँ। सन पर आने के बाद मैं यहाँ पर इसको रोटेट करूँगा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मैं इसको रोटेट करता हूँ। और हम साथ में कैमरा भी ओपन करेंगे कि कैमरा के अंदर किस तरीके से इसका व्यू आ रहा है, लाइटनिंग जैसे हो रही है इसकी। तो हॉरिजॉन्टल के अंदर मैं मज़ीद इसको मूव करता हूँ। इसके शेडोज़ वगैरह सब कुछ क्लियर होने चाहिए। तो जैसे इस जगह पर ये है, तो ये तकरीबन सेट है। और मज़ीद अगर मुझे इसके वर्टिकल के अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी है, यहाँ पर मैं कंप्लीट किसी भी तरह का कस्टम लाइटनिंग वगैरह मैं बना सकता हूँ। यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, स्टार्स हैं, क्लाउड्स हैं, और यहाँ पर हम सब कुछ सेटिंग इसको कंप्लीट एक रियलिस्टिक जो लाइटनिंग है वो बना सकते हैं। तो जस्ट यहाँ पर मैंने कुछ ऑप्शन यूज़ किए हैं रोटेशन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के अंदर, और उसके बाद मैंने यहाँ पर इसको सेट किया है। और अभी मैं हूँ ईवी के अंदर, तो मैं साइकिल में अंदर ओपन करता हूँ। अगर हमें इसको साइकिल में करना है इसको सेट, और साइकिल में आने के बाद यहाँ पर मैं इसको कुछ मेटालिक कर देता हूँ। और हम यहाँ पर ईवी के अंदर रहकर अगर ईवी के अंदर एंटर करना चाहें, तो हम यहाँ पर कुछ ऑप्शंस इनेबल करेंगे। कलर मैनेजमेंट के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पर इसका कुछ कलर सेट कर देता हूँ। कलर मैनेजमेंट के अंदर आने के बाद हाई कॉन्ट्रास्ट मैं इसको कर देता हूँ। तो यहाँ पर इसका कलर थोड़ा सा चेंज किया। और एक्सपोजर को अगर हम कम करना चाहें, तो यहाँ पर एक्सपोजर को यहाँ पर हम कम कर सकते हैं।
तो ये एनिमेशन हो गई है कंप्लीट। और उसके बाद अगर मुझे इसके अंदर कुछ चेंजिंग वगैरह करनी है तो मैं वो कर लूँगा। उसके बाद हम इसको रेंडर स्टार्ट कर देंगे। तो रेंडरिंग स्टार्ट करने से पहले मुझे इसका फ्लोर थोड़ा सा सेट नहीं लग रहा, तो इसका टेक्सचर चेंज करने के लिए मुझे जस्ट ब्लेंडर किट पर आना है और सर्च करना है। तो जिस तरह का टेक्सचर अगर मैं कोई और अप्लाई करना चाहता हूँ फ्लोर के लिए तो मैं वो सर्च कर लूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ग्रे मार्बल, ग्रे कलर होना चाहिए कुछ जो फ्लोर है। और यहाँ पर काफ़ी सारे टेक्सचर्स हमारे सामने आ गए हैं, तो इनमें से जो भी चूज़ करना है तो मैं ये वाला चेक करता हूँ, जो पहले वाला ग्रे मार्बल है इस पर क्लिक करता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर ये टेक्सचर अप्लाई हो गया है और ये काफ़ी इसके साथ सेट लग रहा है। तो अब जस्ट हमने इसको जो इसका साइज़ है हम देख सकते हैं कि इसकी मैपिंग है वो इसकी साइज़ शॉर्ट है इसको, तो इनको थोड़ा सा हमने लार्ज करना है। तो यूवी एडिटिंग के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पर इस कंप्लीट को सेलेक्ट करता हूँ टेक्सचर को और स्केल कर दूँगा। स्केल कर देने के बाद यहाँ पर इसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा और जितना हमें साइज़ इसका चाहिए उतना ही हम इसको साइज़ करेंगे सेट। और उसके बाद अब ये हो गया है रेडी। तो अब मैं इसको कैमरा ओपन करता हूँ। कैमरा ओपन करने के बाद अब हम इसको सेट करते हैं। तो ये काफ़ी पहले से बेटर लग रहा है, तो लाइटिंग वगैरह भी हो गई है। और इसके बाद अब हमने इसको करना है रेंडर। तो रेंडर करने के लिए ये है इसकी रेंडर सेटिंग, जिसके अंदर ईवी और साइकिल चूज़ करते हैं। और मैंने यहाँ पर ईवी के अंदर इसको रेंडर करना है। तो बाद में यहाँ पर है आउटपुट सेटिंग हम यहाँ पर करते हैं। तो आउटपुट सेटिंग के अंदर फ्रेम रेट हमने चूज़ करना है। फ्रेम रेट 30 FPS में यूज़ कर रहा हूँ, फ्रेम पर सेकेंड। तो जिस जगह पर मुझे वो लोकेशन चूज़ करनी है आउटपुट के अंदर आने के बाद मैं इस जगह पर क्लिक करूँगा और मैं लोकेशन चूज़ कर लूँगा जहाँ पर भी मुझे उसको कॉपी करना है, एक्सपोर्ट करना है। तो डेस्कटॉप मैं चूज़ करके यहाँ पर मैं डाटा लिख देता हूँ जो भी मुझे नेम देना है और एक्सेप्ट कर देना है। उसके बाद अब हमने यहाँ पर एक फ़ाइल फॉर्मेट चूज़ करना था कि किस फॉर्मेट के अंदर हमने इसको एक्सपोर्ट करना है, रेंडर करनी है। यहाँ पर कुछ इमेजेस वाले फॉर्मेट है और ये है वीडियो वाला। तो यहाँ से वीडियो फॉर्मेट चूज़ कर देना है और उसके बाद इसकी रेंडरिंग स्टार्ट कर देनी है। तो रेंडर यहाँ पर आने के बाद रेंडर इमेज है पहला ऑप्शन है और ये है रेंडर एनिमेशन। तो जब मैं रेंडर एनिमेशन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर इसकी रेंडरिंग स्टार्ट हो जाएगी एनिमेशन की और कुछ टाइम के बाद ये कंप्लीट हो जाएगी रेंडरिंग। तो ये हो गई रेंडरिंग इसकी। और यहाँ पर अभी मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ और इसके अंदर ही हम एक और भी सीन बनाएंगे जो इससे थोड़ा सा अलग होगा, इसी टॉपिक के रिलेटेड होगा। लेकिन अक्सर वीडियोज़ के अंदर देखा गया होता है कि एक साइड पर जो कि कंप्लीट एनिमेशन होती है और वहाँ पर फ्लैग्स बने होते हैं और जिस चीज़ की जो टॉपिक होता है उसके रिलेटेड जो भी डाटा होता है वो सब मॉडल्स वहाँ पर यूज़ किए गए होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर नॉर्थ कोरिया यूज़ कर रहे हैं और इसके 50 वॉरहेड्स हैं तो वहाँ पर 50 मॉडल्स होंगे उसके, न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह जो भी हमारा मॉडल है तो वहाँ पर 7 फ्लैग ऐड होता है और उसकी एनिमेशन हो रही होती। तो हमने एक मेथड के साथ तो ये एनिमेशन की जिसके अंदर हमने फ्लैग यूज़ किया, एक क्यूब के ऊपर टेक्स्ट के अंदर हमने उसका कंट्री का नाम लिखा और यहाँ पर हमने टेक्स्ट नंबर्स के अंदर कंट्री की जो तादाद है वॉरहेड्स की वो लिख दी। तो उसके बाद अगर हम दूसरे मेथड के साथ एनिमेशन क्रिएट करना चाहें जिसके अंदर फ्लैग होगा और वहाँ पर नंबर मॉडल्स होंगे, जितने मॉडल्स होंगे जितने नंबर्स के अंदर वो हम सब क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे गूगल पर जाना है, स्केच फैब सर्च करना है। स्केच फैब पर हम जाकर सर्च करेंगे मॉडल, जो भी हमें मॉडल चाहिए। तो ये एक वेबसाइट है जहाँ पर फ्री और पेड मॉडल होते हैं, काफ़ी हद तक मिल जाते हैं फ्री में। तो जो भी मॉडल चाहिए मैं सर्च करूँगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ न्यूक्लियर और जो भी डाटा कंपैरिजन जिस टाइप की वीडियो बना रहे हैं उसके अंदर जो भी मॉडल्स वगैरह यूज़ करने होंगे तो वो इसी वेबसाइट पर आकर हम देख सकते हैं। तो इसका मेथड ये है कि अगर हमने यहाँ पर न्यूक्लियर सर्च किया तो मेरे पास काफ़ी सारे यहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब आ गए हैं। तो इनमें से मैं कोई भी डाउनलोड करता हूँ तो यहाँ पर जो एरो बनकर आ रहा है नीचे बॉटम की तरफ ये है डाउनलोड 3D मॉडल। तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो एक न्यू पैनल ओपन होगा जिसके अंदर यहाँ पर फॉर्मेट्स हैं। जिस फॉर्मेट के अंदर मुझे इसको डाउनलोड करना है तो वो मैं करूँगा। ब्लेंडर ये सब फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है, GITF, GLB, OBJ, FBX। तो यहाँ पर मैं OBJ के अंदर इसको कर लेता हूँ, अगर FBX होता तो मैं FBX कर लेता। तो ये दोनों लाजमी करने हैं। तो यहाँ पर OBJ मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ OBJ के अंदर और ये मॉडल कुछ MB का है तो ये डाउनलोड हो जाएगा और उसके बाद मैं इसको ओपन कर लूँगा। ज़िप फाइल जो है इसकी, तो इस साइट पर इस लोकेशन पर हम इनको यूज़ करेंगे इन्हीं 2-3 कंट्रीज़ के साथ। तो मुझे दोबारा इस न्यूक्लियर बॉम्ब की ज़िप फाइल है उसको ओपन करना है और इस जगह पर एक सेपरेट फ़ोल्डर बनाना है। ज़िप फाइल है हमारे पास इस वजह से हम इसके फ़ोल्डर बनाएंगे और ज़िप फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा न्यू फ़ोल्डर के अंदर। उसके बाद मैं इस ज़िप फाइल पर राइट क्लिक करूँगा और एक्सट्रैक्ट हेयर कर दूँगा।
एक्सट्रैक्ट हेयर कर देने के बाद ये ज़िप फाइल जो होगी अनजिप हो जाएगी और इसके अंदर जो भी फोल्डर्स है वो अनजिप हो गए हैं, मेरे सामने आ गए हैं। तो ये है सोर्स। जब भी हम कोई भी स्केचफैब से मॉडल डाउनलोड करते हैं, ज़िप फाइल होती है उसकी, तो वहाँ पर अनजिप कर देने के बाद दो हमारे सामने फोल्डर्स आते हैं। एक में होते हैं टेक्सचर्स जो इसके कलर होते हैं मॉडल के, और एक होती है सोर्स फाइल जो असल फॉर्मेट होता है, जो ब्लेंड फाइल है। तो ये OBJ के अंदर है, तो मुझे जस्ट इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है ब्लेंडर के अंदर और यहाँ पर इंपोर्ट कर दूँगा OBJ के अंदर। तो मेरे पास ये मॉडल आ चुका है। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसका कलर है वाइट। तो जब हम स्केच फैब पर देख रहे थे तो इसका कलर, तो इस पर टेक्सचर्स अप्लाई हैं, तो इस वजह से जब भी हम कोई मॉडल लेकर आते हैं तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट वाइट कलर होता है, क्योंकि इस पर कोई भी कलर अप्लाई नहीं है। तो हमने खुद इस पर कलर अप्लाई करना है जो कि इसके साथ ही हमें मिला है, जो कि डाउनलोड किया गया है। तो मुझे अब आना है शेडिंग के अंदर। शेडिंग के अंदर आने के बाद प्रिंसिपल BSDF के अंदर आने के बाद हम वही बेस कलर जैसे हमने फ्लैग्स के लिए अप्लाई किए थे वैसे ही इस पर अप्लाई करेंगे, लेकिन इस मॉडल के लिए जो हमें ऑलरेडी इसके साथ मिले हैं वही हमने यूज़ करने हैं। तो मैं आता हूँ टेक्सचर्स में, और टेक्सचर्स के अंदर यहाँ पर मेरे पास 4 कलर्स हैं। एक बेस कलर है, इसका मेटालिक है, नॉर्मल है और रफनेस है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट कलर्स हैं। इनका मेन कलर होता है बेस कलर। तो बेस कलर को मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और यहाँ पर कलर के साथ मैं बेस कलर कनेक्ट कर देता हूँ। इसी तरीके से हम बाकी टेक्सचर्स अप्लाई करेंगे, मेटालिक को करेंगे, नॉर्मल को करेंगे, रफनेस को, ऐसे ही जैसे मैंने बेस कलर को किया है। लेकिन इसका इजी मेथड ये है कि मैंने जो नो ट्रायंगुलर एड ऑन यूज़ किया था, अगर हम वो यूज़ करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली एक ही टाइम पर सब टेक्सचर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या मेथड है कि मैं यहाँ पर इसकी लोकेशन कॉपी करता हूँ Ctrl+C प्रेस करके, और जस्ट प्रिंसिपल BSDF को सिलेक्ट करके Ctrl+Shift+T यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं इसकी लोकेशन पेस्ट कर देता हूँ जो मैंने कॉपी की थी, और मेरे पास ये सब कलर्स आ गए हैं। इन सब को सिलेक्ट कर देने के बाद मैंने यहाँ पर ओके कर देना है और ये ऑटोमेटिकली सब कलर्स अटैच हो जाएंगे इसके साथ। यहाँ पर मैं देख सकता हूँ बेस कलर भी हो गया है, यहाँ पर मेटालिक है, मेटालिक के साथ कनेक्ट है, रफनेस कनेक्ट है, नॉर्मल के साथ हमने नॉर्मल मैप यूज़ करना होता है, और यहाँ पर इसकी इंटेंसिटी वगैरह भी हम इसकी इंक्रीज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर ऑटोमेटिकली मैपिंग भी ऐड हो गया है, क्योंकि नो ट्रायंगुलर का काम ही ये है कि इसने टेक्सचर्स को अप्लाई करना है और इसके साथ मैपिंग यूज़ करनी है। तो इसने मैपिंग को भी इसके साथ ऐड कर दिया है, तो हमारा काफ़ी टाइम इसके साथ बच जाता है। अगर हम अकेले अकेले इसको करें तो कुछ टाइम लग जाएगा, और यहाँ पर एक्स्ट्रा हमें इसको भी ऐड करना है। तो इस वजह से जस्ट मैंने ये नो ट्रायंगुलर एड ऑन के साथ यहाँ पर इन सब टेक्सचर्स को अप्लाई किया, और उसके बाद अब मैं इसको इसकी असल लोकेशन पर पहुँचाता हूँ जहाँ पर इसको हम लेकर जाना चाहते हैं। तो इस एरिया के अंदर इस फ्लोर के एक साइड पर हम यहाँ पर इसको यूज़ करेंगे। तो जस्ट राइट क्लिक करूँगा, शिफ्ट प्रेस करके राइट क्लिक करूँगा और Shift+S प्रेस करके सिलेक्शन टू कर्सर करूँगा, तो वो जो मॉडल था वो इस जगह पर आ जाएगा। और बॉम को मैं कलेक्शन से सेपरेट कर लेता हूँ, और उसके बाद अब मैं इसको रोटेट करूँगा। मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल ये स्ट्रेट हो, ये जो इसका ये वाला एरिया ये ऊपर की तरफ हो। तो मुझे जस्ट -90 प्रेस करके इसको 90 डिग्री में रोटेट कर देना है, और सेट ओरिजिन टू जियोमेट्री मैंने कर दिया यहाँ पर। तो ये एक नॉर्मल सा साइज़ होगा इसके अंदर। तो जस्ट हमने एक ही मॉडल को इंपोर्ट करना था, और इस पर टेक्सचर अप्लाई कर देने के बाद अब हम इसी की ही मल्टीपल कॉपीज़ बनाएंगे। तो इसकी कॉपीज़ बनाने के लिए जस्ट मुझे यहाँ पर एक मॉडिफायर यूज़ करना है। मॉडिफायर है एरे मॉडिफायर। एरे मॉडिफायर का काम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की मल्टीपल कॉपीज़ बनाना। तो इसके लिए अगर मैं यहाँ पर कोई भी कंट्री यूज़ कर रहा हूँ, मुझे उसके एग्जैक्ट नंबर्स लिखने हैं। तो यहाँ पर ये इसकी सेटिंग्स है एरे मॉडिफायर की, ये काउंट है, हम जितने काउंट इनके इंक्रीज़ करना चाहें नंबर्स। और ये है इसकी ऑफसेट, जहाँ पर हम इसकी एक्सिस चेंज करेंगे, किस तरफ इसको एक्स में होना चाहिए, वाई में होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक्स की वैल्यू करता हूँ 0, वाई एक्सिस में इसकी वैल्यू कर देता हूँ 4। तो यहाँ पर हमने जस्ट इतना डिफरेंस रखना है। अगर मैं 3 करूँगा तो इससे कम डिफरेंस हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर हम इसकी वैल्यू कर देते हैं 10। तो ये 10 हो गए हैं। और ऐसे ही अगर हम यहाँ पर 160 वॉरहेड्स यूज़ करें अगर पाकिस्तान या इंडिया के लिए या किसी भी और कंट्री के लिए, तो उसके एग्जैक्ट नंबर हमने यहाँ पर लिखने हैं। तो उसके लिए मैं दोबारा इसको डुप्लीकेट करता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन है जो एरो बना हुआ है, यहाँ पर डुप्लीकेट किया, और ये डुप्लीकेट किया हुआ जो है वो मैं फैक्टर x के अंदर इसकी वैल्यू कर दूँगा, क्योंकि अब ये भी जब मैंने डुप्लीकेट किया तो ये वहीं पर कॉपी हो गया है, लेकिन अब जो डुप्लीकेट किया ये हमने कॉपी करना है x एक्सिस में। इस वजह से x की वैल्यू मैं 4 करता हूँ, और यहाँ पर y की वैल्यू मैं कर दूँगा 0। तो उसके बाद अब ये 10 काउंट थे, 10 ऑलरेडी हमने किए हुए थे, जस्ट हमने इसकी जो एक्सिस है वो चेंज किया, तो मैंने x एक्सिस में कर दिया, और यहाँ पर ऑटोमेटिकली कि ये 100 हो गए हैं। उसके बाद मुझे यहाँ पर अगर 170 या 180 तक करने हैं, तो जस्ट मुझे यहाँ पर 70 में कर दूँ।
और 70 कर देने के बाद हम 170 अगर पाकिस्तान के लिए यूज़ करना चाहें या किसी और कंट्री के लिए, इज़राइल है, यहाँ पर नॉर्थ कोरिया, तो यहाँ पर इस कंट्री को यूज़ करते हैं। तो जस्ट मुझे फ्लैग सेलेक्ट करना है और यहाँ पर ही हमने पाकिस्तान जो नेम लिखा हुआ है टेक्स्ट और साथ में 170 वाला नंबर भी, और शिफ्ट डी प्रेस करके मैं इसको कॉपी कर दूंगा और उसी लोकेशन पर मैं सेट कर देता हूँ इसको। और इस जगह पर आने के बाद हम स्केल कर देंगे इसका साइज़, और यहाँ पर ही हमने इसकी कैमरा एनिमेशन वगैरह भी करनी है। तो जस्ट मुझे यहाँ पर सेट करना है इसे, और जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट थोड़ा सा नीचे चला गया तो मुझे उन दोनों को सेलेक्ट करना है और उसके बाद Z एक्सिस में मूव करना है, और फ्लैग के साथ ही मैं इसको भी अटैच करूँगा, बिल्कुल उसी पोजीशन पर पहुँचा देता हूँ मैं। और इसका साइज़ भी हम यहाँ पर कुछ बड़ा करेंगे। पाकिस्तान जो नेम है यहाँ पर इसको मैंने बड़ा किया कुछ, और 170 जो नंबर्स हैं उसको स्केल करके हम इसकी एग्जैक्ट लोकेशन पर सेट कर देते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये सेट लग रहा है और इस जगह पर हम इसको ऐड करना चाहते हैं। इसी तरीके से अगर नेक्स्ट कंट्री है तो जस्ट मुझे इन सब को बॉम्ब जो है मॉडिफायर अप्लाई है इन पर, जस्ट कॉपी करना है शिफ्ट डी प्रेस करके, और मैं नेक्स्ट कंट्री के लिए चला जाऊँगा। और ये कंट्री अगर है, इंडिया है इसके साथ, तो जस्ट हम उसके 180 हैं तो यहाँ पर मैं इसको 18 कर देता हूँ। तो ऑटोमेटिकली ये 180 हो गए हैं। और उसके बाद इन्हीं टेक्स्ट को ही मैं कॉपी करके उस तरफ ले गया हूँ, और उस एरिया के अंदर आकर हम वहाँ पर इसका टेक्स्ट चेंज कर देंगे। यहाँ पर मैं इसको राइट कर देता हूँ इंडिया, और जो 170 है उसको हम कर देते हैं 180। और इसी के साथ ही हम ये फ्लैग भी यूज़ करेंगे। तो जस्ट मुझे दोनों को सेलेक्ट करना है पोल के साथ, और शिफ्ट डी प्रेस कर देने के बाद मैं इस साइड पर इस फ्लैग को भी ले आता हूँ और इस जगह पर हम इसको सेट कर देते हैं। इसके बाद अब जस्ट हमने इस फ्लैग को चेंज करना है, क्योंकि ये पाकिस्तान फ्लैग है वही कॉपी किया हुआ, तो जस्ट मुझे इसका टेक्सचर चेंज करना है। तो मैं यहाँ पर इसका टेक्सचर जो है, इसका नेम है, ये मटेरियल 005 है, मुझे यहाँ पर वो सिलेक्ट करना है 004 और मटेरियल 005 उस पर अप्लाई कर देना है। जस्ट हमने जस्ट नेम देखा और इस जगह पर हमारे पास जो भी टेक्सचर यूज़ हो रहे थे वो सब के सब इनकी लोकेशन आ जाएगी यहाँ पर। तो जस्ट हमने उन सब को, किसी भी टेक्सचर को हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं, जस्ट उनका हर किसी का अपना नेम होगा, तो उसी नेम से ही हम इसको 005 वाला मैंने इस पर अप्लाई कर दिया। उसके बाद मैं इसको प्ले कर रहा हूँ तो ये एनिमेशन अब हो रही है। इसकी सिमुलेशन वगैरह वो तो हमने एक ही दफ़ा जब इसको एक्सपोर्ट किया था तो इसकी सिमुलेशन बैक हो गई थी, तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अब यहाँ पर हमने कुछ इसकी कैमरा एनिमेशन थोड़ी बहुत करनी है इस सीन के लिए भी। तो कैमरा एनिमेशन कुछ इस तरीके से करेंगे कि पहला जो होगा कैमरा वो इस व्यू को दिखाएगा इस साइड पर, और इस जगह से ये कैमरा आएगा और यहाँ पर उसका एंड होगा। उसके बाद नेक्स्ट कैमरा, यहाँ अगर हम इस तरीके से करना चाहें कि कैमरा जस्ट यहाँ से मूव हो रहा है, तो दो तरह की कैमरा एनिमेशन मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। जैसे फर्स्ट कैमरा एनिमेशन ये कर लेते हैं कि जैसे एक कैमरा ऐड किया, जैसे बिल्कुल प्रीवियस पर हमने यूज़ किया है, तो एक कैमरा ऐड किया और उसके बाद मैं कैमरा को सीन के अंदर आने के बाद कैमरा 001 इसको एक्टिव कर लेता हूँ। कैमरा को कलेक्शन से हम करते हैं बाहर और कंट्रोल आल्ट प्लस नंबर 0 प्रेस करके यहाँ पर ही आ गया। उसके बाद ये हो गई ही 1 से हम इसको ले जाते हैं 300 तक, अगर हम जस्ट 2 कंट्रीज़ यूज़ करना चाहते हैं, और अगर आगे भी मल्टीपल कंट्रीज़ चाहिए तो उसके लिए हम एंड कर देंगे इसी वे के अंदर। जस्ट यहाँ पर है जो कि है बॉम्ब 001, तो शिफ्ट डी प्रेस करके मैं इसको आगे ले जाऊँगा और आगे जो भी कंट्रीज़ हैं उन सब की हम डिटेल साथ में ऐड कर देंगे, और उनके जो नंबर्स हैं उनको भी हम इंक्रीज़ कर देंगे। तो यहाँ से मैं इसको जो कि है 18 है, तो 18 से मैं इसको 25 तक रैंडम मैं वैसे ही इसको चेंज कर रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं कर रहा। और उसके बाद वहाँ पर उसकी कंट्री का फ्लैग आ जाएगा और नेम लिखा होगा। तो इसी वे के अंदर हम बिल्कुल कंप्लीट एनिमेशन कर लेंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा Z एक्सिस में मूव करता हूँ और यहाँ पर हम ले आए हैं इस जगह पर, या इसके आगे भी ले जाते हैं इस एरिया के अंदर, और इस यहाँ तक ये हो गई इसकी एनिमेशन। और यहाँ पर ये रेंडर मोड है जिसकी वजह से ये थोड़ी सी लैग करेगा, तो मैं यहाँ पर मटेरियल प्रीव्यू के अंदर आकर इसकी जो एनिमेशन है वो देख रहा हूँ। तो ये आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन ये अभी भी थोड़ी सी है फास्ट लग रही है। तो हम ऐसा करेंगे, जस्ट 2 ही फ्लैग्स को यूज़ करेंगे, ये जो मैंने 2 यूज़ किए हैं
इंडिया और पाकिस्तान। और जस्ट यहाँ पर इसकी एनिमेशन अब थोड़ी सी स्लो होगी क्योंकि यहाँ पर जो कैमरा ने डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कवर नहीं किया, तो एक नॉर्मल स्पीड होगी। तो इस तरीके से करेंगे। वन कैमरा हम इस तरीके से कर लेते हैं, और सेकंड जो मेथड होगा कैमरा एनिमेशन का वो ये होगा कि कैमरास चेंज होंगे। फर्स्ट कैमरा इस पार्ट को दिखाएगा, फिर सेकंड कैमरा चेंज होगा, क्लिप चेंज होगा, उसके बाद वो सेकंड वाले पार्ट को दिखाएगा। तो उसके लिए मैं दोबारा एक कैमरा ऐड करता हूँ। अगेन कैमरा को कलेक्शन से बाहर कर दिया, और सीन के अंदर आने के बाद मैं कैमरा 002 जो अभी मैंने किया वो एक्टिव कर लेता हूँ, और उसके बाद कंट्रोल अल्ट नंपैड 0 प्रेस करके मैं इस जगह पर आ गया हूँ। और दोबारा मुझे यहाँ पर वही की फ्रेम्स ऐड करने हैं, तो यहाँ पर मैं सब की फ्रेम्स ऐड करूँगा। और हम यहाँ पर जस्ट 2 ही कैमरा यूज़ करेंगे। तो 150 तक जाने के बाद मैं इस कैमरे की लोकेशन चेंज करता हूँ, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में। यहाँ से हम जेड एक्सिस में रोटेट करके इसको कर लेंगे स्ट्रेट, और थोड़ा सा मैंने नीचे भी कर दिया। तो बिल्कुल इसी एरिया से हम जस्ट वैल्यूज़ चेंज करके इसको सेट कर लेंगे। और मज़ीद थोड़ा सा मैं इसको जेड एक्सिस में लेकर जाता हूँ और नीचे की तरफ रोटेट करता हूँ। उसके बाद मुझे सब की फ्रेम्स की अपडेट कर देना है सबको, और एक की फ्रेम अपडेट हो गए हैं। तो इस तरीके से ये एनिमेशन होगी। यहाँ पर ये एंड होगा। उसके बाद ये सेकंड कैमरा ऐड होगा इसके लिए, जो कि इस एरिया को करेगा, और यहाँ पर कैमरास चेंज होंगे। तो मुझे दोबारा इस जगह पर आने के बाद एक कैमरा ऐड करना है। अगेन कलेक्शन से उसको कर दिया बाहर, और सीन के अंदर आने के बाद कैमरा 003 मैंने जो ऐड किया वो एक्टिव कर लिया। उसके बाद अगेन कंट्रोल अल्ट नंपैड 0 मैं प्रेस करूँगा। उसके बाद इसी 150 से ही हम इसकी एनिमेशन को स्टार्ट करेंगे, और इसको भी उसी तरीके से मैं एंड पर लेकर जाने के बाद वाई एक्सिस में इसको करता हूँ, एक्स एक्सिस में फर्स्ट, फिर मैं इसको ले जाता हूँ वाई एक्सिस में, बिल्कुल उसी मेथड के साथ जैसे हमने प्रीवियस फ्लैग के लिए किया। मज़ीद हम इसको Z एक्सिस में रोटेट करते हैं, और Z एक्सिस के अंदर ही इसको मूव करने के बाद मैं इस जगह पर इसको एक्टिव कर देता हूँ। और इस जगह पर हम कैमरा से बाहर आकर भी इसको सेट कर सकते हैं, जैसे हमने एनिमेशन की थी इस एरिया की, जो ये एरिया की थी। तो इस जगह पर मैं वही कैमरा एक्टिव करता हूँ, और उसके बाद एक साइड से मैं वही मटेरियल प्रीव्यू देखूँगा जो कि ये वाला होगा, और एक साइड से मैं कैमरा को रोटेट करूँगा, सेट करूँगा। उसके बाद हम कंप्लीट यहाँ पर एरिया को कवर करेंगे। उसके बाद जस्ट की फ्रेम्स को अपडेट कर देना है, और ये एनिमेशन हो जाएगी रेडी। अब जस्ट हमने क्या करना है कि यहाँ पर दोनों फ्लैग्स एनिमेशन हो गई है दोनों कैमरास की, और अब जस्ट इनके क्लिप्स को चेंज करना है। कैमरा स्विच होना चाहिए। तो कैमरा स्विच करने का ईजी मेथड है बहुत ब्लेंडर के अंदर। तो हमारे पास 2 कैमरा हैं, जस्ट हमने उन्हीं को स्विच करना है। तो उसके लिए मैं आता हूँ मार्कर पे क्लिक करूँगा, मार्कर से बाइंड कैमरा टू मार्कर। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल बी। तो कंट्रोल प्लस बी हम प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये कैमरा यहाँ पर बाइंड हो जाएगा। तो ये कैमरा इस जगह पर ऐड हो गया, कैमरा 002। उसके बाद 150 से ही ये सेकंड कैमरा आ जाना चाहिए, जो कि है कैमरा 003। तो मैं उसको सेलेक्ट करता हूँ, और अगेन कंट्रोल बी प्रेस करूँगा इसी टाइमलाइन के अंदर। तो अब हम एनिमेशन को प्ले करते हैं। तो यहाँ पर ये कैमरा, पहले इस कैमरा की एनिमेशन हो रही है, ये आकर कैमरा इस जगह पर रुकता है। उसके बाद इस तरीके से कैमरा 003 है, जो यहाँ पर कैमरा सेकंड है। तो इसी तरीके से सब कैमरास की हम एनिमेशन करेंगे, और यहाँ पर जो हमने कैमरा यूज़ किया है इसको भी एक्टिव कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल जो कैमरा बाइंड है वही यूज़ होगा। अगर हम इनको डिलीट करते हैं तब हम उसको एक्टिव कर सकते हैं, लेकिन जो कैम बाइंड है तब हम कोई और कैमरा ओपन नहीं कर सकते, जस्ट यही ओपन करेंगे। और इस तरीके से ये कंप्लीट एनिमेशन इसकी हो गई है। तो एंड पर वही रेंडर करना है। अगर हम इसका रेंडर अलहदा सेपरेट रेंडर करना चाहते हैं तो हम आउटपुट के अंदर आने के बाद हम इसका नेम चेंज कर देंगे, जो कि पहली वाली थी उसका लिख देते हैं डाटा 1, और इसके बाद ये जो है इसको मैं कर देता हूँ डाटा 2, डाटा कंपैरिजन 2, और इसके बाद मैं इसको एनिमेशन स्टार्ट कर दूँगा। और रेंडर मोड के अंदर हम इसको देखते हैं। तो रेंडर मोड के अंदर कुछ डिटेलिंग्स जो हमें सेट करनी पड़ सकती हैं, जैसे ये फ्लोर के साथ बिल्कुल अटैच नहीं है, और इसमें ये जो डॉट है उसको मैंने मूव किया, ख़त्म किया। उसके बाद ये थोड़ी बहुत डिटेलिंग्स हैं, जूम करके हम देख लेंगे कि इसके अंदर क्या चेंजिंग होनी चाहिए, मज़ीद क्या बेटर हम इसके अंदर कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको फाइनल कर देंगे। फ़र्स्ट कैमरा देखता हूँ। फ़र्स्ट कैमरा के अंदर भी हम टेक्स्ट को देखते हैं कि वो बिल्कुल सही जगह पर है, फ्लोर के साथ अटैच है, तो ये बिल्कुल सेट है। और उसके बाद हम इसको कर देंगे रेंडर।
लाइटनिंग वगैरह हमने ऑलरेडी की हुई थी और ये लाइटिंग ठीक है। अगर इसको भी चेंज करने की ज़रूरत पड़ी तो एटमॉस्फेयर जो एड ऑन है उसके अंदर हम आकर इसको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इसके अंदर जो चेंजिंग करना चाहते हैं वो कर लेंगे। और यहाँ पर हम क्लाउड्स वगैरह भी देख सकते हैं, तो क्लाउड्स वगैरह के अंदर चेंजिंग करने के लिए मैं आता हूँ क्लाउड्स के अंदर, और यहाँ पर इनकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू वगैरह हम इसके अंदर भी हम चेंजिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनके अंदर मैं वाज़ेह तौर पर देख सकता हूँ। तो ये जो हम ये सेकेंड एनिमेशन बनाई है इसके अंदर तो हम क्लाउड्स वगैरह को देख ही नहीं पा रहे, और जो फर्स्ट एनिमेशन है उनके अंदर अगर हम इसके अंदर क्लाउड्स वगैरह के अंदर चेंजिंग करना चाहें तो यहाँ पर इसकी कंप्लीट सेटिंग है, इसकी थिकनेस वगैरह है, ये स्केल है, और यहाँ पर सीड है, रैंडम इनकी लोकेशंस वगैरह होगी। तो ये काफ़ी सारे यहाँ पर हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ये होगी है एनिमेशन कंप्लीट, और उसके बाद मुझे इस सीन को भी रेंडर करना है। तो जस्ट रेंडरिंग के लिए मैं एनिमेशन पर आऊँगा, रेंडर पर क्लिक करूँगा और रेंडर एनिमेशन से इसको स्टार्ट कर दूँगा। तो इसी मेथड के साथ ये कंप्लीट एनिमेशन बनेगी जो कि हमने फ्लैग सिमुलेशन की। सबसे पहले हमने फ्लैग पर सब डिवाइड किया, उसके बाद उसको सिमुलेट किया क्लॉथ फिज़िक्स के अंदर, और एक्सपोर्ट कर देने के बाद, एक्सपोर्ट हमने किसके अंदर किया, जब हमने पहली बार बेक किया एक्सपोर्ट किया LMP के अंदर, ABC जो है ये वाला, और उसके बाद दोबारा इसी फॉर्मेट के अंदर इंपोर्ट कर देने के बाद हम जब इसको कॉपी करेंगे तो ये बिल्कुल स्मूथ एनिमेशन होगी, और वही डाटा एक ही यूज़ होगा जो पहले वाले फ्लैग का था। हर किसी के लिए एक सेपरेट डाटा नहीं यूज़ होगा, तो जिसकी वजह से लोड PC पर पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे फ्लैग्स यूज़ किए हैं, तो जस्ट एक ही का डाटा यूज़ हुआ जो बेक किया हुआ था। तो उसके बाद ये सब फ्लैग्स की एनिमेशन बिल्कुल प्रॉपर स्मूथ हो रही है, और ये सीन को कोई भी हैवी इसने नहीं किया, बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा हैवी सीन नहीं हुआ। और उसके बाद हम जस्ट टेक्स्ट ऐड करते हैं। तो टेक्स्ट के अंदर आने के बाद ये वाला टेक्स्ट है जिसके अंदर टेक्स्ट ऐड करना है, और वहाँ पर हम एडिट मोड के अंदर जाकर टेक्स्ट लिख सकते हैं जो कुछ भी हमने लिखना है, और उसकी वैल्यू जो है डाटा के अंदर हम जियोमेट्री के अंदर इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं जितना एक्सट्रूड करना है। और इस जगह पर हैं इसके फ़ॉन्ट्स वगैरह भी दिए गए हैं, तो फ़ॉन्ट्स वगैरह भी हम इसको चेंज कर सकते हैं जो भी फ़ॉन्ट चाहिए। तो मैंने यहाँ पर रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक सब कुछ यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसी तरीके से फिर उसके बाद हमने यहाँ पर यूज़ किया मॉडिफायर, एरे मॉडिफायर। स्केच फैब से जाकर वो मॉडल डाउनलोड किया जो भी हमें मॉडल चाहिए। अगर हम कोई ट्रांसपोर्ट रिलेटेड बना रहे हैं डाटा कंपैरिजन वीडियोस, तो वो जो भी व्हीकल वगैरह होगी वो जाकर जस्ट हमने स्केच फैब पर आकर सर्च करनी है। तो अगर मैं यहाँ पर मिलिट्री वगैरह लिखूँ, मिलिट्री के रिलेटेड मैं कुछ कर रहा हूँ एनिमेशन वगैरह, तो मैं यहाँ पर मिलिट्री लिखूँगा और मेरे पास यहाँ पर काफ़ी सारे मॉडल्स आ जाएंगे जहाँ पर ये व्हीकल्स वगैरह हैं, ट्रक वगैरह है, हेलीकॉप्टर वगैरह। तो यहाँ पर काफ़ी सारे मॉडल्स आ जाएंगे, इनमें से काफ़ी चीज़ें फ्री होती हैं। तो जस्ट जो फ्री हैं उस पर क्लिक करना है डाउनलोड पे, और उसके बाद उसके जो टेक्सचर्स हैं जिस मेथड के साथ मैंने टेक्सचर्स अप्लाई किए, तो टेक्सचर्स अप्लाई कर देने के बाद यहाँ पर हम इनको एग्जैक्ट लोकेशन पर कर लेंगे जिस जगह पर हमने इसको एनिमेशन करनी है, और मॉडिफायर को यूज़ करेंगे। एरे मॉडिफायर यूज़ किया जाएगा इसके लिए। एरे मॉडिफायर कॉपी बनाता है, मल्टीपल कॉपीज़ बनाता है एक ऑब्जेक्ट की, और उसके बाद डुप्लीकेट कर लेंगे। जैसे मैंने डुप्लीकेट किया, पहले जो फर्स्ट था वो था एक्स एक्सिस के अंदर था, और उसके बाद मैंने एक्स एक्सिस के अंदर वाई में कर लिया। तो यहाँ पर हमने डुप्लीकेट कर लिया, और उसी के बाद अब दोबारा जब भी मैं आगे बढ़ता जाऊँगा तो जस्ट मुझे यहाँ पर इसी को कॉपी करना है और इनकी वैल्यूज़ के अंदर मैं चेंजिंग करनी है। जैसे यहाँ पर 15 कर दूँ, तो यहाँ पर जो कि इसकी जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में ये 15 हो गया। उसके बाद एक्स एक्सिस के अंदर भी ये 25 है। अगर मैं इसको 30 करना चाहूँ तो यहाँ पर 30 हो जाएंगे। तो जैसे जैसे इनके नंबर्स इंक्रीज़ होते जाएंगे हम कॉपी करते जाएंगे, और यहाँ पर हम थोड़ी बहुत जो इसके एग्जैक्ट नंबर्स हैं वो चेंज करते जाएंगे। तो इस तरीके से कंप्लीट एनिमेशन हो जाएगी, और उसके एंड पर हमने कैमरा एनिमेशन करनी होती है, और कैमरा स्विच करने का भी ईजी मेथड है, जस्ट Ctrl+B इसका शॉर्टकट है। तो इसी वे के अंदर ये कंप्लीट एनिमेशन होगी डाटा कंपैरिजन पर। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।